बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सलमा शाहीन को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। देखने वालों को मैं प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा विमेन वॉइसेस पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, इसका 1 साल पहले हमने क़याम अमल में लाया है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में किसी भी इलाके से, किसी भी शहर से ऐसी ख़वातीन और ऐसी लड़कियाँ जो कि मुख्तलिफ़ शोबों में नाम रखती हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन है, बहुत इनकी एफ़र्ट्स है, अचीवमेंट्स हैं और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद इन्होंने जो नाम कमाया है, उन ख़वातीन और लड़कियों को हम आगे लाएँ और उन पे बात करें। इसमें बहुत सारी शख्सियतें ऐसी हैं कि जो बहुत मशहूर हैं, पहले से लोग उनके बारे में बहुत सारा जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिश है कि वो दोबारा हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए और इस प्लेटफ़ॉर्म से हम उनके बारे में मज़ीद जो है वो मालूमात शेयर करें, ताकि हमारी जो यादें हैं उनके साथ वो मज़ीद थोड़ी-सी रिफ़्रेश हों और यादें और ताज़ा होती हैं और इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो फिर हमारे रिश्ते और मज़ीद जुड़ते हैं। यही हमारा मकसद है, हम ये रिश्ते जो है ये दोबारा जोड़ सकें और ये इस वक़्त जो पूरी दुनिया में हुआ है, जिससे लोग एक तरह से बड़ी मुश्किल में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो इस तरह के इक़दामात करने का हमारा मकसद ये भी है कि ये जो वक़्त है, मुश्किल की जो घड़ियाँ हैं, इसको हम थोड़ा-सा एक-दूसरे के लिए आसान बना सकें, ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकें कि जो अपनी जद्दोजहद में एक नाम रखते हैं, अपने शोबों में एक नाम रखते हैं और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का मुकाबला किया है और वो उन मुश्किलात से डरे नहीं हैं, बल्कि उन मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला किया है और फिर भी अपना सफ़र जारी रखा है और आगे बढ़े हैं। फिर हमारी जो आज की नशस्त है, वो ये है कि हम हमारी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर सलमा शाहीन का नाम बहुत जाना-पहचाना है, इनके नाम को तारुफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। इनका जितना काम है और जितनी इनकी कंट्रीब्यूशन है पश्तो लिटरेचर के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, इनकी तहरीरें जितनी हैं, इनकी जितनी पब्लिकेशंस हैं, जितना इन्होंने काम किया है, उस हवाले से इनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग उनको पहले से जानते होंगे, लेकिन हम आज चाहते हैं कि हम इनके साथ मज़ीद गुफ्तगू करें, लोग हमसे सवालात पूछें इनके काम के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में और कमेंट भी करें, हमारे साथ शामिल रहें इस प्रोग्राम में। जब डॉक्टर साहबा का हम ज़िक्र करते हैं, तो तकरीबन 37 साल से ज़्यादा इनका जो एक उस्ताद की हैसियत से, एक रिसर्चर के हवाले से इनका तजुर्बा है और 37 साल मेरे ख़्याल में कहने में बहुत आसान है, लेकिन 37 साल का जो तजुर्बा, जो सफ़र है, वो बहुत बड़ा सफ़र है और उसमें जो हमारा कल्चर है, जो हमारा माहौल है, उसमें हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे, वो इतना आसान भी नहीं है ख़वातीन के लिए, काफ़ी मुश्किलात से भरा हुआ सफ़र होगा। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे सामने बैठी हैं, जितना इनका स्माइली चेहरा है और जितनी ये बड़ी प्यारी सी शख्सियत इसलिए है कि मेरी जब इनसे फ़ोन पे पहली गुफ्तगू हुई, तो जब लोग इतना पढ़ लिख लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं और फिर भी वो आपके साथ इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त से मिलते हैं, तो ये एहसास होता है कि इनके पास जो इल्म और जो नॉलेज है, इनमें इन्होंने ये नहीं कि अपने आप को लोगों से बरतर समझे या अपने आप को लोगों से अलग करे, बल्कि इनकी शफ़क़त और मोहब्बत में वही एक मिलनसार सा, एक बहन का, एक माँ का, एक दोस्त का वो जो तासुर मिलता है, वो इनके और हमें करीब कर देता है। और फिर खुशी की बात ये है कि इनके बहुत सारे एजाज़ात हैं, इनका हम बात करेंगे, लेकिन मैं लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इनको 2008 में हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़ा इम्तियाज़ दिया और मैं ये इसका मैं ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ कि बिल्कुल इनकी जो खिदमात हैं और इन जैसे बहुत सारे लोगों ने जिन शोबों में काम किया है, इन्हीं लोगों का हक़ बनता है कि इनको ये जो एजाज़ात है, ये इसलिए मिले ताकि इनकी जो अनथक सफ़र है, उसका हम अल्टरनेटिव तो नहीं दे सकते, लेकिन रिकॉग्निशन जो है वो होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारे हीरो है, ये हमारे हीरोइन है और ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। मैं ज़्यादा जो है वो अब बातचीत को यहाँ पे वो नहीं बढ़ाऊँगी, मैं डॉक्टर साहिबा के पास चलती हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा मैं आपका आज अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू जी, खुदा खुश रखे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपकी मसरूफियात से, आपकी रूटीन से टाइम निकालने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा हम आपको अपने गाँव, अपने बचपन में ले चले कि जो डॉक्टर सलमा शाहीन जब उस वक़्त जब बच्ची थी, तो जिस माहौल में वो रह रही थी, क्योंकि मैं साथ-साथ चाहती हूँ कि जो पश्तून कल्चर को आपने इतना सेंसिटिवली, इतना क्लोज़ली देखा और फिर वो आपने अपना जो करियर शुरू किया,
تو یہ سینسٹیوٹیز بچپن میں کیسے آپ مطلب ڈاکٹر سلمیٰ شاہین کا بچپن کیسے گزرا، پھر پڑھائی کس طرح شروع کی، اور پھر یہ جو آپ کا سفر جاری ہوا کن ریئلائزیشن کی وجہ سے آپ نے یہ سفر چنا اور آپ نے یہ راستہ اختیار کیا جس پہ پھر آپ نے 37 سال کا سفر آپ کا گزرا؟ محترمہ شاد بیگم صاحبہ، اصل بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ پشتون روایات اور پشتون کلچر پہ میں نے بہت لکھا، اور جو نیگیٹیوٹی اس میں ہے اس میں لکھا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہماری جو فیملی تھی ایجوکیٹڈ بھی تھی اور بیلنس بھی تھی. تو اس میں جو ہماری مائیں تھی وہ بھی 8ویں 9ویں پڑھی تھی، ہم بھی تھے، لیکن یہ کہ جیسے پشتونوں کے ٹریڈیشن میں شامل ہے کہ خواتین یا بچیاں جو ہوتی ہے 15 اور 20، ہمارے طرف ذرا تھا، میں مردان کی رہنے والی ہوں، تو ہماری طرف ذرا اتنا تھا کہ وہ ٹرائبل سسٹم نہیں تھا کہ 12-13 سال میں شادی ہو جائے، وہ ذرا ٹھہر کے کرتے تھے، 15-20 میں کرتے تھے. تو جو ماں باپ کا گھر ہوتا تھا تو وہ ویٹنگ اسٹیشن میں ہوتا تھا. اور پھر ہم ایک اور مصیبت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فیملیز، اس فیملی میں بچی کو دینا ہے، اس فیملی میں نہیں دینا، وہ جو میچ کا سسٹم ہے تو اس کے لیے بھی ویٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن میں نے جو پشتونوں کی سائیکی دیکھی ہے تو ان کی آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور کہ ہر جگہ پیسہ ہو، لیکن ان کو کچھ لذت ملتی تھی کہ اگر کوئی خاتون اس طرح کہے کہ میں شادی نہیں کرتی تو وہ ان کو بہت بریو لگتی ہے کہ یہ بہت طاقت والی ہے، یہ بہت اچھی ہے. اور باقی بھی اس میں چیزیں آ جاتی ہے کہ وہ نہیں بھی بچی کو دینا چاہتے. ہمارے طرف ثوابی کی طرف یہ قصہ ہے کہ وہ جائیدادوں کا بھی مسئلہ ہے کہ خواتین کے پیچھے پہلے تو وہ دیتے نہیں ہے، اگر دیتے بھی ہے تو وہ مشکلوں سے دیتے ہیں، پھر تعلق بھی خراب ہوتا ہے. لیکن یہ کہ میری فیملی جو تھی تو ہائیلی ایجوکیٹڈ تھی، اس میں جو میرے چچا تھے تو وہ فرسٹ فلائٹ لیفٹیننٹ تھے، اور میرے ابا خدائے خدمتگار تحریک سے وابستہ تھے. ایجوکیشن ہم میں عام تھی، لیکن اس گھر میں شاید پیدا ہوئی جہاں پہ وہ ٹھیک ٹھاک لوگ تھے لیکن میں سینسیٹیو تھی. فرام ویری بگننگ یہ تو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے کہ شاعری آ جاتی ہے، تو اردو میں کرتی تھی شاعری. اور گھر ایسا تھا کہ وہ ماحول بھی ایسا تھا کہ ڈیلی ہم اخبار پڑھا کرتے تھے کہ اس میں بیچ میں ایک پیج ہوتا تھا شہباز اخبار بانگ حرم. اور یہ ابا کی وجہ سے، کیونکہ وہ باچا خان کے ساتھ تحریک میں شامل تھے، ان کی وجہ سے ہمیں لکھنے پڑھنے کا زیادہ وہ تھا، کوشش ہماری ہوتی. بلکہ پورے اس وقت تو انٹرٹینمنٹ تھی نہیں، ریڈیو ہوتا اور ٹیلی ویژن نہیں تھی، تو اس میں مجھے یہ کریز تھا کہ ایک رات میں 300 پیجز کی بک میں ختم کر لیتی تھی. تو یہ تھا کہ باقاعدہ. اور یہ جو گاؤں ہمارا ہے بغدادہ، تو اس میں کسی نے کوئی بندہ ہوگا اچھا جو چھوٹی سی کچے کمرے میں ایک لائبریری کھولی تھی، تو وہ 10 پیسہ پہ پر نائٹ وہ ہمیں بک دیتے تھے، ہم پڑھ کے واپس کرتے تھے. لیکن مجھے جو پڑھنے کا شوق تھا تو جو بی اے تک آئی تو مردان زنانہ کالج جو ہے تو اس میں میں نے پوری لائبریری میں لٹریچر کے ہر کتاب پڑھی تھی. اور سپیڈ میری اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ کہ میں ابھی تھیسس بھی دیکھتی ہوں پی ایچ ڈی کی، یا پھر اپنا بھی کام کیا ہے، ابھی بھی کتابیں دیکھتی ہوں تو وہ میں اور لوگوں کے مقابلے میں ابھی فیل کرتی ہوں. آپ کو بتا رہی ہوں کہ سپیڈ میں میری ایسی ہے کہ میں عکس کرتی ہوں تو وہ حافظے میں آ جاتا ہے. اور اس پہ اگر مجھے کوئی لکھنے کو کہے تو میں 2 منٹ میں لکھ سکتی ہوں. اس پہ دنیا میں نے کسی چیز پہ فخر نہیں کیا، اس پہ کیا کہ جو میں لکھنا چاہوں تو وہ سیکنڈ میں لکھ سکتی ہوں، جو میں پڑھنا چاہوں تو میں منٹوں میں کر سکتی ہوں. تو یہ تھا بچپن کا. یہ تھا کہ سارے بہن بھائی تھے، کافی زیادہ تھے، اور 5 بہنیں اور 2 بھائی، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے بھائی. دوسرا پی ایچ ڈی اس نے اکنامکس میں کیے، وہ کینیڈا میں سے سیٹل ہے. اور بہنیں جو تھی تو بی اے کر کے، جس طرح روایت ہے تو میری بھی کوئی باتیں چلتی رہتی تھی اور میں بغاوت کرتی رہتی تھی، تو اس کی وجہ سے میں باہر نکل آئی. تو ٹل لاسٹ کے وہ پرسنل چیزیں ہیں کہ ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ میرج نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ میں خود جو تھی، جو ذہنی مطابقت نہ ہو تو میں اس شادی کے فیور میں ہی نہیں ہوں. تو یہ ہے کہ یہ چیز تھی. بیچ میں جو بغاوت کا عنصر تھا وہ بھی تھا، لکھنے کا بھی تھا،
اور ایسا تھا کہ خدا بخشے میرے ابا کو کبھی وہ ٹریڈیشنل پختونوں کی طرح اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, کبھی گالی نہیں دی, کبھی غصے نہیں ہوئے, بلکہ یہ ہے کہ ان کو ان کے نیچر میں یہ بات تھی کہ خواتین کے ساتھ ہمدردی تھی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پشتونوں میں یہ بھی ہمارا بہت بڑا حجرا تھا اپنے گاؤں میں, اور وہاں پہ یہ جو ناچنے والی ہے اس زمانے میں تھی نا, اب تو بچے آئے پھر جی پتہ نہیں کیوں منع کر دیا, وہ حجرے میں ناچتے سب کچھ, لیکن ابا نے کبھی یہ نظارہ دیکھا ہی نہیں, یہ یہاں پہ بیٹے ہی نہیں ہے. تو ان کا یہ تھا کہ وہ خواتین کے ساتھ ان کی ہمدردی تھی. تو صحیح. وہ جب میری بہنوں کی شادیاں ہوتی تھی وہ روتے بھی تھے, لیکن یہ کہ میں جو کافی لکھنے پہ عبور تھا مجھے, اور یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, جو میں بالکل. نے بچپن میں پڑھے بڑے بڑے شاعروں کو پڑھا ہے, یہ اردو کے بھی جو لیفٹ اس کے تھے پروگریسو ہاں لٹری موومنٹ کے جتنے بھی لوگ تھے ساروں کو پڑھا ہے, سب کو پسند کیا ہے, اخبار میں پڑھا ہے, خوشحال خان خٹک کو اتنی چھوٹی عمر میں پڑھا ہے, رحمان بابا کو پڑھا ہے, تو وہ اتنا پڑھ کے تو وہ مجھ میں کوئی کانفیڈنس آ گیا تھا. اور بس یہی سلسلہ تھا کہ بی اے کر کے پھر میں نے اپنے ابا کو منوا لیا کہ میں پلیز میں ایم اے کرنا چاہتی ہوں, ماسٹر کروں. پھر اسی ڈپارٹمنٹ میں آئی, وہاں پہ پھر مجھے جاب مل گئی. بنیادی طور پہ میں ریسرچر ہوں, اور یہ سینسیٹیو تھی تو جو بھی ایشوز وہ میرے نہیں تھے, وہ میرے بالکل. خاندان کے بھی نہیں تھے, لیکن جو ہماری طرف پاورٹی اور اگنورینس تھا, یہ 60 سال بوڑھے کے ساتھ جو بچیوں کی شادیاں ہوتی تھی اس پہ لکھا, بالکل. غریبی پہ لکھا. میں یہ جو جتنے بھی ہماری بچیاں جو آگے بڑھتی ہے, یہ جو تحریک ہے جو وومن وائس یا وومن کی آواز اور عورت جی فاؤنڈیشن, تو میں جی ان سب کو یہ کہتی ہوں کہ ہمارا جو پشتون معاشرہ ہے یا ہمارے پشتون ہے تو ہاں وہ ہاں خود بھی پسے ہوئے ہیں, بالکل ہمارے مرد بھی بیچارے مجبور ہیں, وہ بھی بالکل بات نہیں کر سکتے, عورت بھی نہیں کر سکتی, اتنی بالکل. حیا کی بھی بات ہے. اور وہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہے جو آج کل, اس نے مجھے بہت زیادہ ڈپریس کیا ہوا ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتیاں, بچوں کے ساتھ جی زیادتیاں, تو اس زمانے میں یہ چیزیں ہاں تھی نہیں. بالکل. ایسے شریف ٹھیک ٹھاک لوگ کہ اپنے کزن سے ریسپیکٹ میں بات کرتے تھے یا کرتے ہی نہیں تھے. جو لڑکیاں جوان ہوتی تھی تو وہ پردے میں ہی ہوتی تھی, بالکل کبھی کبھی بالکل. ملتے تھے, عید پہ ملے, باہر ملے, یا کزن سے ملنا مشکل بھی تھا. لیکن یہ کہ اس حدود کو سامنے رکھتے ہوئے میں آگے بڑھی, اور کچھ خدا نے مجھے حوصلہ دیا. اور میری فرسٹ جو بک تھی تو میں 20 سال کی تھی کہ وہ کتاب چھپ چکی تھی, ماشاء اللہ. تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, ایسی صحیح. رکاوٹ نہیں تھی کہ بھائی مجھے ہاں کہے نہ لکھو, باپ مجھے کہے نہ لکھو. اور ایشوز پہ لکھنا شروع کیا بگننگ میں. وہ جو میری بالکل. عمر تھی نا وہ جوانی کی, وہ ہاں لوگ لکھتے ہیں, رومانٹک بھی لکھتے ہیں, ایسے بھی لکھتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ میری نظر ان چیزوں پہ پڑی کہ جو جس نے معاشرے کو بگاڑا تھا, یا سختی تھی, خواتین پہ سختی تھی بنیادی طور پہ. تو میں کھیلی بھی ہوں بچیوں کے ساتھ. اور میں سب سے زیادہ, وہ میری ایک پوئم ہے جو ماں سے بڑا ہے, تو وہ ساری دنیا میں بہت پاپولر ہو چکی ہے. اور تو لوگوں, میری دوست بھی تھی اور سہیلیاں بھی تھی اور گھر بھی آتی, لیکن طبیعت میری سنجیدہ, ہر چیز پہ غور کرنے والی اور جی لکھنے والی, اور اس کو ایشو مسائل جو خواتین کی, میں آپ کو آپ کے نالج میں اضافہ کروں کہ جی جی میری ایک ناول ہے, وہ اردو انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے, اگر روشنی ہوئی رناشوا. تو ہاں ہاں اس ماحول پہ میں نے لکھا ہے, ورکنگ وومن پہ لکھا ہے کہ صحیح. بہت, یعنی ایک ایسا زمانہ تھا کہ جو خواتین رشتوں کے لیے آتی تھی تو وہ 15, 16, 20 اس قسم کی بچیوں کو پسند کرتی تھی. یہ جو 20 سے آگے ہوتی تھی کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی ایج کی ہو گئی ہے, اس کے ساتھ نہیں کرنی شادی. کچھ ایسا بھی ٹرینڈ چلا تھا کہ وہ ایجوکیشن کے بھی مخالف تھے, آگے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے تو ان کے بھی مخالف تھے کہ یہ تیز ہوتی ہے, اس قسم کی چیزیں. تو اب بھی شکر ہے کہ معاشرے نے ڈاکٹرز اور ٹیچرز اور بینک والوں سب کو ایکسپٹ کر لیا, اور مجھے کانفیڈنس ہے کہ اگر یہ پاپولیشن, سب سے بڑی چیز جو ہے, جو غربت ہماری ہے, یہ پاپولیشن کی وجہ سے ہے, کہ وہ بالکل اگنورینس ہے. جتنا پور کلاس ہے, جتنے غریب ہمارے لوگ ہیں, وہ بچوں کو
तरजीह देते हैं कि 10 से 12 हो तो हमारे लिए कमाए। तो आफ्टर मैं खुद जिन लोगों से मिली हूँ अब फील्ड वर्क में, तो 30 इयर्स ओल्ड जो खातून होती है वो नानी होती है, दादी होती है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। 15 में उसकी शादी होती है, उसके हाँ बाद जब 15 की उसकी बेटी होती है उसकी भी शादी हो जाती है, तो 30 साल में वो नानी बन के आराम से आफ्टर 40 वो मर भी जाती है, आई डोंट नो। लेकिन ये कि बिल्कुल। गरीबों में ये चीज है, तो हाँ उनके लिए अवेयरनेस में काइंडली आपकी तरफ से जो मुझे प्रॉब्लम यही हो रही है कि लोगों को कौन समझाए कि हाँ अगर उसके बाप को कोई नौकरी नहीं मिल रही तो हाँ 12 बच्चों को कहाँ से मिलेगी। तो बिल्कुल। जरा अगर मैं खुद भी यहाँ पे करती हूँ, जहाँ पे मैं रहती हाँ हूँ, उन लोगों हाँ को कहती हूँ कि हाँ ज्यादा बच्चे ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल। उनकी तरबियत नहीं होती, वो आगे पढ़ नहीं सकते, तुम लोग उनके लिए हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन वो यही कहते हैं कि वो मस्जिद में जो मुल्ला है और घर में जो आदमी है तो वही सबक पढ़ाता है कि नहीं, मुसलमानों को पैदा करो, और मुसलमानों को अच्छी हालत में पैदा करना चाहिए, बिल्कुल उनकी बिल्कुल तरबियत होनी चाहिए। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहिबा, तो अब वो आप, जी 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 प्लीज काइंडली। जी, अब लोग जो है बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं आपके बारे में, और कह रहे हैं कि आपकी किताबें कौन सी छपी हैं, आपने नज़्में पढ़ी थी 5 साल की उम्र में, कि लोग कुछ कह रहे हैं कि आपने ये हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि 5 साल की उम्र में आपने खुदाई खिदमतगार के जलसे में एक नज़्म पढ़ी थी। तो मैं इन सबसे जी ये कहती हूँ कि बिल्कुल, हाँ, हम आपको जी, याद है, यस, वो मुझ मैंने हाँ, पढ़ी थी। जी, वो तो ऐसा का कि वो जी, कुर्सी रख के मुझे मेरी हाँ, माँ ने कहा, खुदा उसको बख्शे, मेरे अच्छा, अब्बा से कहती है कि हाय लड़की को तो मैं पहचान ही नहीं सकी, वो हाँ, कुर्सी पे चढ़े और मैंने वो पोइम पढ़ ली और उस जलसे में शिरकत भी की थी। तो अब्बा अच्छा, की तरफ से था कोई जरा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस। और माओ का तो ये होता है कि लड़कियां घर में बैठ जाए और ये करे वो करे, वो मैंने बहुत जरूरी नहीं समझा। जो लोग मुझे हाँ, जानते हैं उनको ये भी मालूम है कि मेरी मंगनी भी हो चुकी थी, वो बीच में मैंने कहा अब ये क्या, वो हो ही नहीं सकता, जो काम बंदा मुकम्मल तौर पे ना करे तो उससे अच्छा है कि ना हो। तो हाँ, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ, मेरे सामने जो जिम्मेदारी थी, या हर राइटर शायद फील करता है अपनी जिम्मेदारी कि वो माशरे की रहनुमाई करे। अगर खुदा ने उसको कोई सलाहियत दी है लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, तो ये चीज मुझे गॉड गिफ्टेड है कि अभी जो मेरे बहन भाई है वो भी मेरे सामने इतना बोलते नहीं है, कोई राज की बात हो वो करते नहीं, क्योंकि मैं उनको टोकती रहती हूँ। और ये बात ये कि मैं सच्ची सच्ची बात करती हूँ, जी, और ये बिल्कुल, सारे लोगों में नहीं होता। हर कोई बिल्कुल, न बोल सकता है, हर कोई न लिख सकता है, हर कोई में जरूरत भी नहीं होती बोलने की। बिल्कुल, तो शायद खुदा ने बिल्कुल, मुझ पे रहम किया है और मैं उससे हाँ, सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल। नहीं डॉक्टर साहिबा, आपने जितना काम किया है, जितना आपने तहकीक की है, और फिर जितना आपने पढ़ा है, फिर जितना आपने लिखा है, तो ज़ाहिर है इसके बाद बंदा बहुत क्लियर होता है। आप बहुत क्लियर हैं, इसीलिए आप हर टॉपिक पे बात कर सकती हैं। आपको माशरे की बुनियादी वो जी रवैये पता जी हैं कि जिस जी वज़ह से मुश्किलात हो सकती हैं, वो रवैया आपको पता है कि जिससे सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप बड़ी सही चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रही जी हैं। जी। ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पश्तून की बात करूं, मैं जी, इंसान जी। की बात करती हूँ। अगर वो मशरक में है, मगरिब में है, हाँ, पंजाब हाँ, में है, बलूचिस्तान में है, अगर वो गरीब है तो जो बिल्कुल। सिस्टम है, जो हुकूमतें हैं, जो बेस्ट वेलफेयर स्टेट्स हैं, उन उनके लिए प्लानिंग होनी चाहिए हमारे गरीब मुल्कों में कि उसको उसको लिमिटेड करे अपनी वो जो चीजें हैं उनकी लग्जूरियस लाइफ, उनको हाँ, जरा कम करके गरीबों को, आवाम को तवज्जो दे। तो क्या है, न कोई चोर बने, न कोई डाकू बने, न कोई खुदकश बने, कुछ भी ना हो, पीसफुल हो और लोगों बिल्कुल। के हकूक का ख्याल रखे, निजाम ऐसा लाए कि उसमें मैं रियली अभी हमने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, लेकिन जो हाँ, रिश्वत है, जो सिफारिश है, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों के फायदे हैं, तो हाँ, उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये जो दौलत है, ये जो लग्जूरियस लाइफ है, इनके साथ इसने दफन हो जाना है। तो बिल्कुल, इसका अच्छा इस्तेमाल ये है कि वो सिस्टम ऐसा हो कि हर किसी को इंसाफ मिले, क्योंकि बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में मैं रह के आई हूँ, आई डोंट नो, न किसी खातून को कोई देख सकता है, न उसको कोई कुछ कह सकता है। अगर हाँ, शादी हो तो वो डाइवोर्स के वक्त में उस आदमी को कुछ नहीं मिलता और खातून को मिल जाता है। तो हमारी बिचारियां
ये कि अगर उनका कसूर ना भी हो, जो भी हो, तो हर इल्जाम औरत पे। और ये हमारे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के साहिब इक़्तिदार लोग, यूनिवर्सिटी से भी निकल के आई हूँ, वही भी मेरा यही तबलीग था, यही किस्सा था कि ये जो हैरेसमेंट के केसेस जो है अभी सामने आ रहे हैं, हमने फेस किए हैं। वहाँ एथिक्स कमेटियां बनाई है, बड़े लोगों की निशानदही की है। तो अब खवातीन में मैं आपको कमजोरी बताऊं, ये बच्चियों में, कि वो अपना केस लेके चुप के बैठ जाती है। उनको हजार कहो कि उसको उठाओ कि और लोग बच जाए, लेकिन नहीं, उसका काम हो जाए वो चला जाए। अब ये मैं आपको अपनी मेरी एक दोस्त है नरजिस, जो अभी फेसबुक पे है, उसने एक शेर कहा था कि उसे सब भेड़िए खा लेंगे मिलकर, जो अपना भेड़िया चुनता नहीं है। तो हम जो है अपने माशरे में भेड़ियों को हमने पैदा कर दिया है, उनको छोड़ दिया है। तो जो ये नन्ही नन्ही बच्चियां, नन्ही नन्ही कलियां, जो ये लेके कभी कभी मैं फेसबुक देखती नहीं हूँ कि चीजें, अब फिर उसको ये शेयर भी नहीं करते, और उससे अगर शेयर करे तो उस पर एक्शन नहीं होता। बिल्कुल एक सख्ती हो जाए तो बच्चियां बच जाए। और हमारे तो, मैं पश्तूनों की बात करूं कि इंतहाई रोमांटिक लोग हैं, म्यूजिक से उनको प्यार है, खूबसूरत चीजों से प्यार है। जो मैंने टप्पे पे रिसर्च किए तो उसके अंदर जाके यूं मुझे महसूस हुआ कि बेचारा हमारा मर्द भी बड़ा पिसा हुआ है और बड़े तकलीफों से गुजरा है, बल्कि गुजर रहा है। उसमें भी सब्र और तहम्मुल का बड़ा उसने वो मुश्किलात उसने गुजारी है, क्योंकि वो ट्रेडिशन ऐसे है कि उसको चुप रहना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं है, अभी शायद माँ बाप जरा अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और वो इजहार ख्याल कर लेते हैं, अपनी पसंद की बात कर लेते हैं, या लेकिन ये कि जो जो गोल होता है, जो अचीवमेंट होती है, तो हमारा मर्द या हमारा नौजवान या हमारी लड़कियां, बच्चियां जो है, तो वो उसमें फंस गई है। अगर आप सोचे उसको कि शादी हो, घर बसे, बच्चे हो, वो और हदफ से हट गई हैं। सोशल वर्कर, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं बाहर रही हूँ, तो उनका हाउसवाइफ जो है और जो काम करने वालियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो वॉलंटियर करती है अपने सैटरडे को, उसमें 5 घंटे वॉलंटियर करती है गरीबों का पूछने के लिए। या गरीब तो वहां नहीं होते, लेकिन ये जो ओल्ड होम में लोग होते हैं, उनके नाखून काटते हैं, उनको अखबार सुनाते हैं, उनका काम करते हैं, तो हुकूमत पे जरा आसानी हो जाती है। तो अभी जो है तो हम इतने सेल्फिश और मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि अपना दरवाजा बंद करके तो अपने नेबर का नहीं पूछते। तो ये जो मटीरियलिज्म, ये सरमायादारी निजाम जो है ना, ये हमें खा के रहेगा। और ये कि हम इतना मुकाबला भी और कंट्रीज के साथ नहीं कर सकते कि हम बच जाएंगे। तो ये चीज जिस तरफ रुख जा रहा है, जो गरीब मुल्क में जितने लोग हैं बहुत बुरे हैं, जो साहिब इक़्तिदार है, जो कुर्सियों पे बैठे हुए उनका फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने बहुत अब ये कि अवाम को जी प्लीज जी हाँ, बिल्कुल लोग आपको सुन रहे हैं और बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आपकी हर बात जो है वो एक अनमोल बात है, क्योंकि आप जिंदगी का तजुर्बा बता रही हैं। मैं आपसे ये थोड़ा सा अगर पूछूं कि जब आपने ये स्ट्रगल शुरू की, आपने कहा मुझ में थोड़ा सा बागीपन भी था, बागीपन ये कि आपने थोड़ा सा अगेंस्ट होती थी वो ट्रेडिशन जो थी, तो उसके अगेंस्ट जो चीजें आपको रोकती थी, आप उससे कहते कि नहीं ये मुझे नहीं रोक सकती। आपने स्ट्रगल की, लेकिन मैं अब दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आपने अभी खुद कहा कि पख्तून पहले ऐसे नहीं थे, हमारे मुआशरे पहले, रिवायात पहले ऐसे नहीं थे, आज हमारी रिवायात जो हैं चीजें फर्क हो गई हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीजें हो रही हैं कि मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो गन माशरे में फैला रहे हैं वो पख्तून है ही नहीं। कि जो पख्तूनों की वैल्यूज थी ना, जो उसमें भी था कि दुश्मन घर आ जाए तो उसको पनाह देना, ये वैल्यूज थी। किसी के घर जाके ननवाते ले जाना, तो वो पख्तूनवली थी, उसका एहतराम होता था। अभी जो है तो मुझे हमारे माशरे में, आई एम सॉरी टू से, मैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती हूँ, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे लोग आ गए हैं जैसे हम पुराने जमाने में, जिनकी वैल्यूज नहीं होती थी, जो डम और शाकिल हम उसको कहते थे, तो वो लोग ऐसे घुल मिल गए हैं कि वो ऊपर आ गए हैं। क्योंकि जो ठीक ठाक लोग थे तो वो स्ट्रगल ही नहीं करते,
وہ نیچے رہ گئے, یہ دولت کے بلبوتے پر اوپر آ گئے, ان میں وہ ویلیوز ہے نہیں. اس پشتو میں کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ زڑکی میں زاڑ دی وہ اڈوکی میں درانے دی. تو وہ جو دران لوگ ہوتے ہیں نا, جو اچھے لوگ تھے, جو خاندانی تھے, تو ان کی ویلیوز ہے. ابھی جو یہ چیزیں بری چیزیں آ رہی ہے, یہ جوئے, یہ شراب, یہ بچیوں کو ریپ, یہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. اور میں آپ کے وساطت سے بات کر رہی ہوں کہ حکومتوں کو کیا دیکھنا کہ اگر کسی کے بچے کے ساتھ کوئی ہو جائے اور اگر اس کا دشمن آئیڈینٹیفائی ہے تو اس کو خود کیوں نہیں مارتے؟ وہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے. اب مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ آدمی کو آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالو, 10 دن بعد وہ نکلے, کیوں نکلے؟ وہ چیز, وہ بہادری, وہ غیرت, وہ جو پشتو ہم اس کو کہتے ہیں, وہ ہے ہی نہیں. اس حد تک یہ بات آتی نا. بالکل جی بالکل بالکل بالکل, آپ کی بہت بات بالکل صحیح ہے. اور یہ جتنی آپ باتیں کر رہی ہیں میں بھی وہ سوچ رہی ہوں کہ جب میں دیر سے اپنی اسٹرگل شروع کر رہی تھی, آپ نے جس طرح اپنے مردان سے اسٹرگل کی بات کی, تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جو پرانا زمانہ تھا وہ محفوظ تھا. لوگ روایات کی پاسداری بھی کرتے تھے, عزت بھی کرتے تھے, عورت کو بڑے احترام سے دیکھتے تھے, بچے بھی محفوظ تھے. لیکن جیسے جیسے معاشرے میں علم بڑھ رہا ہے, آپ دیکھیں نا, یونیورسٹیز بن رہی ہیں, کالجز بن رہے ہیں, لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں, لیکن معاشرہ جو ہے وہ مزید غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں نا کائنڈلی, وہ irresponsible پیرنٹس, irresponsible ٹیچرز اور بچوں کو رہنمائی نہیں دیتے. ماں باپ خود کو ٹائم دیتے ہیں, وہ بوڑھے ہو کے بھی جوان ہوتے ہیں, ان کے بچے نوکروں کے ساتھ پلتے ہیں. بالکل. تو میں آپ کو بتاؤں, ریئلی میری آئیڈیل ہے بے نظیر بھٹو کو, اپنے بچوں کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے وہ خود لے جایا کرتی تھی, اپنا پرس وہ خود لاتی تھی, پرائم منسٹر آف پاکستان. لیکن میرے ہاں جو خواتین ہیں ان کے پرس نوکرانیاں اٹھاتے ہیں, ان کے بچے وہاں پہ پلتے ہیں, اور وہ جو ہے تو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی بچی کو لے کے 2 منٹ لے کے وہ کرتی ہے. تو جو رسپانسبلٹی گھر کا کام وام تو وہ بچیاں کرتی نہیں ہے. جہاں پہ شادیاں ہوتی ہے وہ ساسوں کا بھی برا حال ہوتا ہے, پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اب میں آپ کو بتاؤں نا کائنڈلی کہ وہ 1 بجے, اب بچے کو کون جگائے, وہ اس کو جگا ہی نہیں سکتے. اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو 11 بجے 12 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں, اس کا کوئی کام بھی نہیں ہوگا, تو وہ یوں لیزی. تو ہماری جو آدھی آبادی ہے وہ irresponsible ہے, پیرنٹس irresponsible ہے, ٹیچر irresponsible ہے. اس وجہ سے بچہ بگڑ گیا, اس کی رہنمائی نہیں ہے, اس کو صرف پیسہ نظر آ رہا ہے, وہ کہاں سے بھی ملے, کہیں سے بھی ملے, وہ ڈگری اس کو کہیں سے بھی ملے جعلی, تو وہ آگے بڑھے گا. پھر کیا ہوگا؟ تو ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے. ہمارے بڑوں کو یہ قصور بڑوں کا بھی ہے, اور وہ یہ گرینڈ پیرنٹس کا, آپ نے وہ یہ فلمیں سٹوریاں وغیرہ تو دیکھتی ہے نا, گرینڈ پیرنٹس کا کیا حال ہے. ہمارے گرینڈ پیرنٹس کا کیا تھا, وہ تو 50 سال کی عمر میں چارپائی پہ بیٹھ کے ہم اس کو ان کے پاؤں دباتے تھے, آرام سے ریسپیکٹ دیتے تھے عید پہ, اور جو بھی تہواریں ہوتی تھی تو ان کو ریسپیکٹ ہوتے. اب ابھی ریسپیکٹ نہیں ہے, سب لوگوں نے یہ پکڑا ہوا ہے, نانی اماں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے, فیس بک میں لوگ گھس گئے. تو بچوں کو گائیڈ کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ باپ کما رہا ہے, وہ اتنا بے تحاشا کما رہا ہے کہ بچے بگڑ جائے. اب ہم نے اسٹرگل سے کمایا ہے, تو وہ بچے کیا کمائیں گے؟ اگر باپ ٹھیک ٹھاک اس کو سب کچھ دیتا ہے تو وہ بچے کیا کریں گے؟ تو وہ جا کے اڑا لیتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, برے بنتے ہیں. اور جو برے بنتے ہیں معاشرے کے لیے برے بنتے ہیں, بڑے پیمانے پہ بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے پیمانے پہ بھی ہوتے ہیں. تو ان کو نہ اسٹرگل کا راستہ معلوم ہے, نہ ان کو اخلاقیات کا پتہ ہے. ان کو جمع کرنا ہے, ان کو پیسے, تو وہ اگر چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, خودکش کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں وہی ہوتا ہے. جی بالکل. جی جی اصل میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور مسائل پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے روایات اور اقدار کو فالو کرتے ہیں اور اپنے روایت و اقدار بھول جاتے ہیں, اپنے بڑوں کی بات نہیں سنتے, کیونکہ ہمارا ایک کلچر تھا کہ ہم کہانیاں سنتے تھے, بات سنتے تھے, اچھا حجرے ہمارے آباد ہوتے تھے, پھر یہ تھا کہ ہماری محفلیں, ہمارے تہوار ایسے ہوتے تھے کہ ہمیں اپنے روایات کے ساتھ قریب بھی تھے اور بڑوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا بھی زیادہ تھا. آج کل کی نسل کو پشتو سے زیادہ انگریزی سیکھنے کا شوق ہے,
दूसरा ये कि वो नहीं मोबाइल वो और टीवी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। नहीं, जी, वो ज़माने और वक़्त का तकाज़ा है कि उसको हम पीछे भी नहीं डाल सकते, कि हाँ, अगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल ना करे, हाँ, अगर वो ये चीज़ें ना करे, ये जो सब कुछ लेकिन नया ये आया रिवायत है, से भी दूर तो कर फिर रहे हैं। वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन हुँ, रवायात ने बदलना होता है, ये ऑटोमैटिक बिल्कुल, चीज़ है। हाँ, रवायात बदलती रहती हैं, जी, लेकिन जी, उसमें वो जो हुज्रों का एहतराम थे, चलिए हुज्रे ख़त्म हो गए, लेकिन ये कि माँ-बाप को और टीचर टीचर जो क्लोज आ गया है, ये हुँ, जो हैरेसमेंट केसेस हो रहे हैं तो वो टीचर को क्लोज करते हैं, अपने माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दे। और आप हाँ, हुजरे की बात करती है, उसने अब रवायात और ट्रेडिशन ये चीजों ने बदलना होता है, ये किसी के डेफिनेट बस का काम नहीं है, क्योंकि हाँ, हम ये ग्लोबल विलेज में आ गए हैं, तो अब हाँ, हम कंपटीशन से भी पीछे नहीं रहेंगे। हम अपने हाँ, बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, लेकिन ये हाँ, हमारे घर का मामला है। अपने बच्चे को ऐसा नहीं है कि पूरा माशरा बिगड़ा हुआ है, जो जी, संजीदा माँ बाप है उन्होंने बच्चों को सिखाया है कि बिल्कुल, किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त। अब मैं आपको बताऊं ना अभी बच्चों जी, का, जी, कि जी, वो अपने 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 काम में मगन, उनको सोशल कॉन्टेक्ट्स नहीं है, उनके हुँ, माँ बाप के साथ यही अटैचमेंट मैं कह नहीं रही है, हूँ, यही मैं कह रही उनके हूँ। घर के काम काज में दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल, अब ऐसे ऐसे लोग हैं कि मुझे लग रहा है कि ये डूब रहा है। ये मैं पश्तूनों की बात नहीं कर रही, हाँ, ओवरऑल सोसाइटी की बात कर ओवरऑल रही हूँ, और जी, गरीबों की भी बात नहीं कर रही, क्योंकि जी, जो तबके हैं हमारे यहाँ सबसे जो डेंजरस चीज है, ये जो हाँ, हमारे लोअर क्लास और मिडिल क्लास और अपर क्लास, ये जी, एजुकेशन सिस्टम जो एक नहीं है। हुँ, अब नेचुरली जो गरीब है वो 10वीं में छोड़ के चला जाएगा, जो मालदार है वो आगे पढ़ेगा, उसने अफसर बनना है, इसने पीएन बनना है। तो ये चीज जो 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 तबकाती कशमकश है, जी, बिल्कुल, इक्वल इक्वल वो कंट्रीज आगे जाती हैं जहाँ पे निजाम इक्वल होता है। बिल्कुल, तो यहाँ जो बिल्कुल, है ना एजुकेशन इक्वल है, ना आपका हेल्थ इक्वल है, ना आपके जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनके कैरेक्टर्स, उनके आप देख ले, पीछे से वो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। तो बिल्कुल, अब ये बिल्कुल, है कि वो आर्टिकल 62 और 64 है कि जो भी है उन पे लागू करो, उनको निकालो, हाँ, उन लोगों को निकालो जो करप्शन कर रहे हैं। तो वो जो बिल्कुल, है, अब पार्टी और लीडर्स की मजबूरी है कि वो अपने अपने इर्द गिर्द सरमायादारों को इकट्ठा करे, क्योंकि जी, उनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनको वोट मिलते हैं, क्योंकि जी। लोग मिलते हैं, उनमें अखलाकियात का फकदान है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिबा ये ये जो समाजी और माशरती चीज़ें हैं, ये इतना बड़ा बहस है कि हर ज़ंजीर से दूसरा ज़ंजीर ज़ंजीर की कड़ियाँ हैं। एक कड़ी दूसरे से जी मिली हुई है और प्लीज। पूरी चीज़ कनेक्टेड है। तो ये बहुत अच्छा आपने जो गुफ्तगू की, लोग उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, कमेंट्स में बात कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैं लिटरेचर की तरफ आऊँगी। जी आपने प्लीज। पश्तो में पीएचडी भी की और आपकी ज़्यादा तहरीरें आपने उर्दू में भी शायरी की, आपकी उर्दू पश्तो में भी आपकी काफ़ी रिसर्चेज़ जो आपके बायो जब मैं देख रही थी तो उसमें बहुत बड़ी लिस्ट है आपकी रिसर्च पेपर्स की, आपकी जी जी पब्लिकेशन जी की। एक जो बहुत लोग आपके बारे में जब आपका नाम आता है तो लोगों के ज़हन में डायरेक्टली एक चीज़ आती है टपा। और जो आपकी मेहनत है कि आपने इतनी बड़ी कलेक्शन को 1983 में आपने उसकी कलेक्शन जमा की और आप वो पब्लिश हुई वो बुक रूही संदरे के नाम से और एक जी जी वॉल्यूम 1 था, वॉल्यूम 2 था। जब मैं आपका जी ये अनाउंस कर रही थी तो मुझे ज़ियाउद्दीन ने मैसेज भी किया कि डॉक्टर सलमा बीवी को मेरा सलाम कहें और मेरे नेक अच्छा ख्वाहिशात का इज़हार मैं करता हूँ और उन्होंने कहा इनकी बुक्स मेरे पास अब भी पड़ी हैं। इस तरह बहुत सारे लोग जी। आपको जानते हैं। मैं सिर्फ मेरा ये है कि आपको क्यों ये इतना अहम लगा कि आप जितने टपे हैं उसको कलेक्ट करें, उसको एक बुक में शामिल करें क्योंकि बड़ी मेहनत चाहिए होगी। आपका ये शौक कैसे बना? नहीं, वो शौक की बात होती है ना, जब हाँ, बच्ची थी आपने ज़िक्र किया, वहाँ पे मैंने ज़िक्र नहीं किया, तो जो हाँ, गाँव में शादियाँ होती थी हमारी पश्तूनों में इस तरह होता है, तो हाँ, फिर 20 डेज़ पहले वो जो तारीख लेके आते थे, उससे वो शुरू करते थे, तो अब ख़वातीन का इज़हार-ए-ख़याल वो हाँ, टपों में ही होता था, और उसके लिए मैं बहुत टाइम
रखती थी कि किसी अपनी फैमिली में शादी हो तो वहां पे एक एक टप्पे को सुनती थी, उससे खुश होती थी, उसको अच्छा। कलेक्ट भी करती थी, उसको रखती भी थी। तो जब मैं पश्तो एकेडमी में आई तो पश्तो फोकलोर पे ये फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे मिला, तो वो मेरी पसंद का था, उसपे मैं बहुत खुश हुई। और जो जो लोग थे, खुदा बख्शे उसको, अब्दुल वली खान को, खान अब्दुल हाँ वली खान को, तो उन्होंने अपने जहां भी रहे, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में, वो लंदन में थे, तो उन्होंने वो जो हमारी पुरानी किताबें वो लेके गए हैं अंग्रेज ना, तो हाँ उनके हाशिए पे जो टप्पा लिखा होता तो उन्होंने 900 जमा किए थे। तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग जो शुअरा थे, अदीब थे, जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने वेलकम किया उसको। तो सही। उनके जरिए से भी कलेक्ट किए। फिर खुद मुझे जो शौक था, तो मैं कैसेट लेके शादियों में जाके वहां पे रखती थी, तो उनसे सही। भी किया। फिर जो हाँ मुझे खुद हजारों टपे याद थे। और मैं आपको बताऊं कि वहां पे आप खवातीन को देखेंगी तो आपको रोना आएगा कि हाँ सूरत जमा वाह के दनोरो रब तवाखल दे दा बेवा का सूरतुना हाँ। और खाउंदा ब्याद मासोतन का द गुल लख्त द मोजियानो कट लजीना। वाह। तो ऐसी थी ना को खवातीन, वो मैच के बगैर जो शादियां होती थी, एक फैमिली दूसरी फैमिली को देते थे, हाँ या फिर पसंद नहीं होती थी, या घर का जो माहौल होता था, तो उससे जो फरियाद खवातीन ने किए, रियली मुझे तो रोना आता है। और उस पे ये है कि जो हमारे मर्द थे, जबरदस्ती म्यूजिक के हम्म। शौकीन और खूबसूरत, उन्होंने के खबर इकड़ी, जी। जो जो मर्दों ने टप्पे बनाए, खबर इकड़ी शुंडी दी रीक दी हाँ लकसुर हाँ। गुलचे द सहर शमाल वहीना। और जा वाह। ने जड़ो जामों की जुड़ को लक हाँ लक परवान किली की बाग द गुलविना। तो ये जो गुर्बत को वाह। उन्होंने डिस्कस किया है, हाँ, और जो ये बिल्कुल। जो रुकावटें थी, जो खूबसूरत तो हमारी खवातीन होती हैं, तो जो बेचारा फिदा होता था तो उसको मिलती नहीं थी। तो ये चीजें थी कि जो आर्ट बुनियादी तौर पे वजूद में आता है, तख्लीक, तो हाँ वो जी। कर्ब और दर्द से आता है। तो सेम बिल्कुल। टप्पे पश्तो में 85% आई एम श्योर, ये ऐसे अंदाजा भी है और सच भी है, क्योंकि लोग इत्तेफाक करते हैं कि हाँ 85% ये बेचारियां अपनी जो 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 ख्वाहिशात थे, अरमान थे उनके, तो वो इजहार करते थे टप्पों में, और उसके लिए शादियों में वो खुलम खुला तो लोग सुनते भी थे। वो जो अपने पसंद के लोग थे, पहले तो पराए लोग में शादियां नहीं होती थी, अपनों में होती बिल्कुल। थी। तो सही। करीब करीब जो लोग होते थे, जो आवाज सुनते थे, जिनकी आवाज भी अच्छी थी, जो ये बजाते भी अच्छे थे, हम उसको डमामा कहते हैं, तो उसको, उसमें टप्पे का एक खास मकाम होता था, और उसको स्लो करके वो गाते थे कि वर्ड्स समझ में आ जाए। हाँ तो बिल्कुल। वो मुझे, मेरा शौक था, तो शौक के सही। साथ प्रोफेशन भी हो गया। तो वो मैंने कलेक्ट किए कई कैसेटों से, किताबों से। ये जंगी माला हमारा पिशावर में है, तो वहां पे हाँ छोटी थी, यंग थी, 23 साल की, मैंने 23 साल और 6 महीने की मैंने जॉब ज्वाइन किए। तो वहां पे जंगी मोहल्ला में वही ढूंढ रही थी, टप्पे ढूंढ रही थी। तो मैं सही। आपको बताऊं कि हमेशा मैंने गैर हाजिरी नहीं की। मैं टाइम की बहुत ज्यादा पाबंद अभी तक हूँ। बिल्कुल। लोग बिल्कुल। मुझसे तंग है, मेरे नौकर मुझसे तंग है, इतने बजे खाना, इतने बजे चाय, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, ठीक ठाक मेरा शेड्यूल है। तो उस जमाने में जो प्रोजेक्ट मिला, जितने महीने के लिए मिला वो कर लिया, दोबारा उसी का दूसरा हिस्सा मिला, तो 2 वॉल्यूम्स में वो छपे हैं। फिर उस पर रिसर्च की, जब सही। रिसर्च की तो ये तवहमात भी आ गए, उसमें रोमांसेस भी आ गए, उसमें जो खवातीन की मिजरीज है, जो तकलीफें हैं, जो सब कुछ है, जो ट्राइबल बेल्ट में हमारे जो कुछ ये खवातीन को ये शक के बिना पे मारते भी है। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये रोमांसेस जो हमारे स्टोरीज है ना, आपकी तरफ है, जी। सवात गुलदरा, गुलदरा में बिल्कुल। वो जी। मैमून शेर आलम, तो उसको बिल्कुल। लेके बंदा बैठ जाए तो रियली उस पे तहरीक चल सकती है, कि जो जी। शक के बिना पे जो बेगौर जो ताना लोग देते थे, उसकी बिना पे जो जी। खवातीन को कत्ल किया जाता था, तो वो चीज कुछ मानने वाली है। लेकिन ये जो रेप का किस्सा है, तो ये उसमें खवातीन जरा जो जो बैलेंस हमारे माशरे, पश्तून माशरे में था, तो ये हम्म। औरतों की वजह से था। क्योंकि अच्छा। उन्होंने कहा कि लकीर से आगे जाना है, मरना है, लिहाजा लकीर को बेचारों ने क्रॉस ही नहीं की हम्म। उस वक्त। हम्म।
अभी जो है तो अभी ये वहशत और ये जानवर जैसे लोग जो हैं, मैं उनको पश्तून बिल्कुल भी नहीं कहती कि ये बिल्कुल। पश्तून है जो ये इस किस्म के बुरी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि पश्तून की खसलत और अखलाक उसमें ये चीजें हैं कि वो नीचे नहीं आएगा। तो जो भी हमारे पश्तून सोसाइटी में घुल मिल गए हैं और उनको अपने आप को पश्तू बोल के पश्तून कहते हैं, वो पश्तून नहीं है, जाती तौर पे पश्तून नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे ये मैं बहुत श्योर हूँ। बिल्कुल, ये आपने बहुत जी। अहम बात की है कि हमारा अगर कोई बंदा कोई ऐसा काम करे कि जो अखलाक से गिरा हो, तो हम उसको पश्तो में कहते हैं दासत भी पुख्तो इंसान दे। सो ये आप पुख्तो वो होता ही नहीं है, वो बिल्कुल, हम पुख्तों का कहते हाँ, लिहाज रखता है, हाँ, क्योंकि पुख्तों का पख्तून वही लिहाज। बिल्कुल, आइए मैं बिल्कुल। आपको बताऊं ना जी, कि जी, जी। पश्तो जो टप्पों से मैं इम्प्रेस हुई हूँ, हाँ, चे पुख्तो द उस पने चणी दी, हाँ। पुख्तो द उस पने चणी दी, जमा लाली फौलादी जोड़ का खुना। आगे ट्रेडिशन सरा उस ट्रेडिशन के साथ कोई टकराव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ, वो खुद अपने अपने हद में रहती थी, बिल्कुल, खवातीन भी और मर्द भी। और रिस्पेक्ट यूं होता था कि जहां से खवातीन का गुजर होता था, आदमी उस दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो सही, सही, अच्छे लोगों में, शरीफ लोगों में, अच्छे पख्तूनों में ये चीज अभी भी है, सही, और जो सही। पश्तून नहीं है तो वो उन्होंने बिगाड़ रखा हुआ है माशरे को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपकी जो टप्पों की ये सारी कलेक्शन है, अगर ये जी। क्या ये आज भी अवेलेबल है? लोग मैं समझती हूँ आज की जो हमारी जनरेशन है वो बहुत दूर हो गई है, तो उसको ये लेना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और ताकि थोड़े से कनेक्ट रहें, क्योंकि लिटरेचर में हमारे पश्तो लिटरेचर में टप्पा इसलिए कि इसमें रिवायात का भी आपको आंसर मिलता है। आप आर्कियोलॉजी भी है, बशरियात भी है, जी, जी, इंसानियत भी है, आपका सब कुछ उसमें पड़ा है। जिन बिल्कुल। जो जो पश्तूनों की रियल लाइफ थी, तो वो सब कुछ उसमें पड़ा है। लेकिन ये कि मैं ये नहीं कहूंगी कि ये दूर हो गए हैं, क्योंकि हाँ, ट्विटर पे मैं रही कोई 5-6 साल या ज्यादा, तो उसमें तो ट्रेंड चला था। मैं उस वक्त कनाडा में थी, तो ये जो हाँ, रोजों का उसमें शहरी तक वक्त होता था ना, ये बच्चे हाँ। सारे वो हमारे दोस्त हैं अफरासियाब खटक साहब, जी, बिल्कुल। उनको टप्पे का बड़ा एहसास है और बहुत उसको इंटेलेक्चुअल भी है, वो जानते भी हैं, उसको समझते भी है। और बाकी भी हमारे जो लोग हैं वो शॉर्टकट पे आ जाते हैं, तो वो मजाहिया भी टप्पे बनते हैं और वो सारे, हाँ, तो वो हाँ, पूरी रात उसमें लगा लेते थे। अभी भी हाँ, फेसबुक पे है, लेकिन मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ कि वो जो बच्चे जिनको इनकरेज करो तो उसमें वल्गैरिटी भी आ जाती है। वो जो हाँ, जो माशरे का जो फितरत है इंसानों का, तो उसमें बिल्कुल, वो चीजें टप्पे में सब कुछ है। और मैंने बिल्कुल, जब रिसर्च किया था फिर उसको हटा दिया था, ऐसी चीजों को जो वल्गर है या बुरे है या लोगों के सामने लाने की चीज नहीं है। तो उसको सही, वो पॉलिसी भी यही थी कि उसमें ऐसी चीज ना आए कि वो बुरी हो या माशरे के लिए बिगाड़ हो। ये और बिल्कुल, वो जो जितने भी वल्गर 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 टप्पे हैं वो खवातीन ने तख्लीक नहीं किए, तो ये सही, मुझे मालूम है, तो वो मैंने उससे हटाए थे। तो अभी इन बच्चों के साथ जरा सा फ्री हो जाओ तो वो फिर वो चीजें बीच में लाते हैं। तो फेसबुक पे भी है, लोग करते हैं उसको। हाँ, लेकिन मीनिंगफुल टप्पे मैं आपको बताऊं, जिस तरह जी, जी, हमारे ज़रबुल अमसाल हैं, हाँ, तो वो टप्पा उसके लिए पेश किया जाता था। और बिल्कुल, हजारों और सैकड़ों टप्पे हमारे नानियों को, दादियों को वो उसके मिसाल के तौर पे रखते थे। तो सही, वो सारा मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसमें एक रिसर्च बुक भी है, 2 सही, वॉल्यूम कलेक्शन है, और उस पे एक बुक पूरी वो पूरे टर्बो पे रिसर्च है। तो उन्होंने सही, जो आइडियल खातून ने रखा है, तो उसको तशबीह दी है बाज से। बाज में वो करेक्टर होता है कि वो हाँ, शाहीन या बाज, कि वो जो है तो वो औरों की कई हुई चीज खाता नहीं है। तो हुँ, उसने अपने महबूब को जो आइडियलाइज किया है, तो उसको हुँ, तशबीह वो बास की तरह, कि वो सही, इतना पाक, इतना साफ, इतना अखलाक रखता है, कि वो बिल्कुल, बास की तरह है। ये मुझे मालूम है कि एक चैप्टर मेरे इस पे है कि उसकी आइडियलिज्म ऑफ पश्तून वमेन, सही, सही, उसके लिए मैंने तो उसमें काफी काफी उसमें अभी गुंजाइश है। एक मैं उसकी सुपरवाइजर रह चुकी हूँ। एक जी, जी, स्टूडेंट है मेरा, डॉक्टर दानिश,
तो उसने फिर उस पे पीएचडी, मेरा तो प्रोजेक्ट था, मैंने पीएचडी किसी और चीज पे की है, 100 इयर्स ऑफ पश्तो पोएम, और वो प्रोग्रेसिव लिटरेचर में किया है 100 इयर्स। इसमें 82 शायर हैं और उनके कलाम पे तबसरा है जो प्रोग्रेसिव है, खवातीन भी उसमें है और मेल भी। 1900 से 1901 और कुछ भी 100 इयर्स का वो है। सही सही। ये मेरी पीएचडी, और ये जो मेरा प्रोजेक्ट था, तो इस पे मुझसे किसी ने पीएचडी की है, मैं उसकी सुपरवाइजर रह चुकी हूँ, तो उसने मुझसे बेहतर किए, सही अच्छी की है। डॉक्टर साहिबा, ये जो टप्पे आपने सारे कंपाइल किए हैं, तो मुझे लगता है कि ये आप भी इस पे बहुत सारे लोग एग्री भी करते हैं कि जो ज्यादातर पश्तो के टप्पे हैं वो खवातीन ने गाई हैं, तो उसमें मेरे बिल्कुल पढ़ी लिखी खवातीन भी शायद नहीं थी, क्योंकि वो उनकी नहीं जी, वो विजडम, ये तो फितरी फोकलोर जो अवाम की विजडम थी। और मैं आपको बताऊं कि उस तरह का टपक कोई न बना सकता है, न वो मीनिंगफुल हो सकता है। जो बन चुके हैं, जो हवा में चले गए हैं, जो सारी जगह पे मुंतकिल हो गए हैं, अभी भी आप बनाए तो उसमें कुछ कमी होगी। तो उसमें जो सेलिबल्स, वो ऐसा नहीं है कि बगैर फन के है या सन के, सेलिबल्स आप उसको यूज करते हैं। जो पश्तून जो मुझसे पहले जो थे दानश्वर और मुहक्किक, तो उन्होंने उसको एनालाइज किया है कि जो सेलिबल्स उसके हैं, ये पोइट्री के सेलिबल्स होते हैं। तो फर्स्ट वन जो है मिसरा, वो 9 सेलिबल्स और दूसरे का 13। तो ये जो 9 सेलिबल्स का 4 जो है, तो वो या कुर्बान के साथ मिलता है। तो इसके लिए जरूरी है कि या कुर्बान हो, तो 4 सेलिबल्स उसमें आ जाते हैं। उसमें छोटा होता है मिसरा, दूसरा उसमें बड़ा होता है। तो लोगों ने लिखा है कि जैसे मीनिंग उसके ऐसे है कि समंदर को कूजे में बंद किया हुआ है। सही सही। एक टपे सही सही। और जो आपने सुना होगा ना, डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा कि जमा पखपल जानन बावर दे खुदा नेजू पसुकुलार वीरा बुशन, ये कमिटमेंट की बात कर रहे हैं जी। काइंडली आपका क्वेश्चन। सही। अच्छा, आपकी आवाज दरमियान में थोड़ी सी कट गई। मैं ये कि आपके जो आपने जितना ये काम किया, जितना ये कलेक्शन जमा की, तो आपके चंद पसंदीदा टप्पे अगर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपने कह भी दिया लेकिन वो आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। वो मेरे सारे पसंदीदा है, लेकिन उसमें यही 2-3 है जो रोमांटिक है कि जाने जड़ो जामों की जोड़ को एक पौरान किली की बाग द गुलू विना, और खबर इकड़ी शुंडी दी रीक दी एक सुर गुलचे द सहर शमाल वहीना, और खुदाया मोजियानो की मर गटड़े द गैरत वरकड़ी जुना पातिशिना। मतलब 10 सड़ी जब वो आदमी जिनको पसंद ना हो, और खावन द ब्याद माजिगर क मासुतन क द गुलु लख्त द मोजियानो कट द जिना, और तकल बकल दरात लोकड़े लम्मा पत्तूर और बल की स्पिनो लगे इतना। और दाचे खरसई का ना रस्मों जो बेचते थे, और हिंदुस्तानी रुपये रोड़ा कोरनू रूपों में मोर नजर कविना। और तो बख्तौर सौदागरा जमल गलरे टोलवेश मेरे खालुना। तो ये बहुत सारे, मुझे सारे पसंद है। और मैं कहती हूँ ये मेरे ही हैं, जिंदगी की जो अक्कासी करते हैं। तो मोहब्बत है ऐसे लोगों को, रियली उसको अपना के उसमें अखलाकियात जो है, उसमें जो बशरियात है, उसमें जो इमरानियात है, तो इसमें लोग सेंसिटिव लोग उसको जान सकते हैं। अपने वैल्यूज, अपनी पुख्तनवली, अपनी आर्कियोलॉजी, अपनी सोशियोलॉजी, अपनी हिस्ट्री, सब कुछ वहाँ पे है। तो वो म्यूजियम के लिए भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पिछले दिनों मैंने एक और गुफ्तगू की निशस्त की थी, जिसमें मैंने पख्तून जो यंग खवातीन आ रही हैं उभर के, जो शायरी कर रही हैं, उर्दू में भी कर रही है, अंग्रेजी में भी कर रही है, पश्तो में भी कर रही है, और बड़ी बैलेंस बच्चियां हैं। और फिर वो कलसूम ज़ेब साहिबा को आप जानती होंगी, उनका भी बहुत काम है जब पश्तो लिटरेचर की बात आती है।
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب لٹریچر کی طرف خواتین زیادہ آ رہی ہیں. مشکلات آج بھی ہیں لیکن وہ آ رہی ہے, کوشش کر رہی ہے کہ وہ شاعری بھی کریں, وہ ناول بھی لکھیں, وہ افسانے بھی لکھیں, اور جو پشتو کا لٹریچر ہے اس میں وہ اپنا بھی ایک جگہ بنا لیں. لیکن مشکلات ابھی بھی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا جو لٹریچر ہے اس میں خواتین کو واقعی زیادہ آنا چاہیے, لکھنا چاہیے, اور اگر وہ لکھتی ہیں؟ جی ہاں بچی, ایسا ہے کہ یہ فطری چیز ہوتی ہے جیسے آرٹ. اب میں ہارمونیم بجا سکتی ہوں یا نہیں بجا سکتی, میں رباب بجا سکتی ہوں نہیں, میں اچھا ڈانس کر سکتی ہوں, میں اچھی سنگر ہوں یا نہیں ہوں, میں اچھی شاعرہ ہوں یا نہیں ہوں. تو نئے لوگوں کے لیے میں یہی کہوں گی کہ وہ آمد اور اس کی آورت کی بات ہوتی ہے تو خدا کی طرف سے اگر 60% کسی میں ٹیلنٹ موجود ہے تو اس کو آگے بڑھائے, ورنہ یہ کہ ایسے ہی کتابوں کا اضافہ کرنا یا پھر اپنا نام, ریئلی میں اتنا بندہ نہیں سیٹسفائیڈ ہوتا کیونکہ ہم نے بڑا اسٹرگل کیا ہوا ہے. اور وہ یہ کہ میری تو سائڈ کام تھا, لیکن پھر بھی میرے معیار کا ضرور خیال رکھا ہے. تو اب سب اسٹینڈرڈ اگر شاعری ہو, سب اسٹینڈرڈ اگر کوئی چیزیں ہو تو وہ نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ نام, بے شک اس میں نام ہے لیکن یہ کہ اپنے رائٹنگ کو اسٹینڈرڈ میں رکھے. اب ہم کشور ناہید کو پڑھے, ہم فہمیدہ ریاض کو پڑھے, ہم پروین شاکر کو پڑھے, میں نے پڑھا ہوا ہے سب لوگوں کو, امرتا پریتم کو پڑھے, لیکن یہ کہ ان میں کچھ اچھی ہیں بچیاں, میچور جو لکھتی ہیں اور سنجیدہ لکھتی ہے اور اپنے ماحول پہ لکھتی ہے, لیکن یہ کہ ایسے کہ میں اس شمار میں آ جاؤں کہ لوگ کہے کہ وہ شاعرہ ہے, وہ ادیبہ ہے, کیونکہ وہ مطلب کتاب کی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ اس کا سٹینڈرڈ نہ ہو اور بس بک پبلش ہو, کیونکہ آج کل تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے. میں کافی بورڈز میں ہوں, یہ اکیڈمی آف لیٹرز کے اس کے ججمنٹ میں, یہ کمال فن ایوارڈ جب بھی دے رہے تھے تو اس میں بھی تھی, ان کی بورڈ آف گورننس میں رہ چکی ہوں. تو اس میں یہ کہ جتنی بھی کتابیں میرے پاس ابھی بھی 200 150 اتنی کتابیں تھی, تو میں دیکھ کے تک جاتی تھی کہ ہر کتاب کا سٹینڈرڈ وہی نہیں ہے جس کا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مشکلات کوئی بھی نہیں ہے. اب ہر بچی جو ہے ایجوکیٹڈ بھی ہے, اس کی اپنی مرضی ہے, انگلش میں بھی بہت اچھا لکھ رہی ہے, اردو میں بھی بہت اچھے آ رہی ہے, لیکن میں کائنڈلی معذرت کے ساتھ اگر کوئی شاعرہ یا ادیبہ نہیں ہے تو اس کو خود کو مجبور کر کے نہیں لکھنا چاہیے, کیونکہ وہ جو زمانہ ہے نا, زمانہ وہ بہت اچھی ججمنٹ کر لیتا ہے. ہاں بالکل. تو یہ کہ ایکسپریس کرو, اگر شاعری نہیں آتی تو ڈائری لکھو, ڈائری نہیں آتی تو ناول لکھو, شارٹ سٹوری لکھو. اور ہماری تو مجبوری یہ تھی کہ ہم اندھیروں سے نکلے تھے تو اندھیروں میں کچھ روشنی بکھیرنا چاہ رہے تھے, تو اس کو محنت اپنے خون سے لکھا ہے. اب کرناشوا اگر روشنی ہوئی, if there is a way through, تو یہ ٹپیکل پشتون کلچر پہ میں نے اپنی مجبوری کے تحت لکھا ہے کہ اس کے اینڈ میں نے ہیومن رائٹس کمیشن کا حوالہ دیا ہے کہ اگر کسی بچی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ اس طرف جائے, اور وہ ناول جو ہے وہ ٹریجڈی ہے, اور شعوری طور پہ میں نے لکھا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو. لیکن یہ کہ ہم ایز اے فن اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لکھے وہ کوئی اور بات ہے. میں آپ کو دوبارہ بھی بتاتی ہوں کہ ایک رائٹر جب میچور ہو جاتا ہے یا میچور نہیں بھی ہوتا تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ جس معاشرے میں رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں تو میرے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو صاف رکھنا ضروری ہے. اس کو صاف رکھنے کی میں کوشش کرتی ہوں. اگر مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ 2-3 اوروں سے کہوں, لیکن میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں. لیکن اگر یہ گٹس بندے میں نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کو گائیڈ کرے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں کہتی ہوں, نہ قلم پہ پابندی ہے, نہ ایجوکیشن پہ پابندی ہے, نہ کسی کے خیال پہ پابندی ہے. جو لکھتا ہے ٹھیک لکھے, لیکن وہ جو معیار ہیں ان کے اسٹرکچر کے لحاظ سے بھی, فکر کے لحاظ سے بھی, تو اس کو قائم رکھے. تو یہ ضروری ہے. تو پڑھنا چاہیے اس کو, اور لوگوں کو, بڑوں کو پڑھے, اس سے پھر نالج آتی ہے. بالکل بالکل اور ایکسپٹ بھی کرے.
जी प्लीज बिल्कुल काइंडली। बिल्कुल, ये तो बड़ी अहम बात आपने की। ज़ाहिर है हम जब रोल मॉडल्स की बात करते हैं तो इसलिए बात करते हैं कि आप जो भी काम करें, तो जो आपसे पहले उस सफ़र पे जो लोग चले हैं, जो मंज़िलों यस, तक पहुँचे, कामयाबी, उनसे आप सीखेंगे, उनके तजुर्बा आप देखेंगे, उनकी जी मिसालें आप सुनेंगे, उनके काम को देखेंगे, तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा कि जी आपने ये काम जी कैसे जी। किया है। ये आपने बड़ी अहम बात की और अब जिसे मैं शायद आपको बताऊं ना कि जी, जी। आप काइंडली मुझे सुने जी, कि प्लीज़। कभी कभी जितना लिखा है, अपनी हुँ, ड्यूटी भी की है, लिखा भी बहुत ज्यादा है, एक्टिविस्ट भी रही हूँ, औरत फाउंडेशन के साथ मैंने जमाना गुजारा है पूरा। हाँ, अब लाहौर और कहीं भी एनजीओ फीमेल एक्टिविस्ट की थी, वहां में हाँ, होती थी, और वो लोग जी, मुझे बहुत इम्पोर्टेंस भी देते थे और मुझे सुनते भी थे। जी। लेकिन ये कि इस जमाने में तन आसानी से काम नहीं लिया, जो हाँ, भी काम किया मेहनत से किया, और ये अपना शौक भी था, और खुदा की तरफ से भी था कि जो ये जो तख्लीकार होते हैं वो ना लिखे तो बड़ी तकलीफ में होता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, बिल्कुल। वो उसको लिखना, अगर उसको रहनुमाई की तरफ या आवाम के भलाई की तरफ ले जाए तो उसकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन बनती है। बिल्कुल, अपनी भी बिल्कुल। कुछ चीजें करे, लेकिन ये कि नस्र भी मैंने लिखे, अफसाने भी लिखे हैं, तो हाँ, वहाँ अफसानों में तो बिल्कुल मेरी जो थी वो थीम ही यही थी, ये गुर्बत, ये जो ऊंच नीच का, ये तबकाती कशमकश, वही चीज थी। हुँ, ये जो करणाश हुआ उसमें खवातीन वर्किंग वुमेन के लिए जो प्रॉब्लम्स, अभी ये हेरासमेंट की केसेस है, हाँ, तो उसको हाईलाइट किया है, उसको उसको एक डायरेक्शन की तरफ डाला है। और हुँ, पोइट्री जो थी तो कभी कभी जवानी में कुछ अपने लिए भी करते थे, तो अच्छी रही, ये लोगों ने गाई भी है उस वक्त। तो ये कि मैंने काम रियली, अभी मैंने एक म्यूजियम वहां पे बनाया है पश्तो जी, जी, एकेडमी में, जी, तो बिल्कुल। वो जो है वो 6-7 साल का बना, मेरी ख्वाहिश थी कि वो बन जाए, तो उसमें भी काम किया है। तो वो काम करते वक्त हमें ये मालूम नहीं था कि ये कोई आप मेरी इंटरव्यू करेगी, या हाँ, कोई मुझे तमगा इम्तियाज मिलेगा, या मुझे कोई कहीं से डिस्टिंक्शन मुझे बहुत मिले हैं। और ये हाँ, ईमानदारी से बता दूं कि कभी जो किताब उसके लिए मैं, अब लड़की थी उस जमाने में तो शौक था कि कुछ अवार्ड के लिए भिजवा दूं, लेकिन जब हुँ, मुझे ये यकीन हो चला, और मैं हुँ, दावे से कह रही हूँ कि जहां मेरी बुक होती थी तो वहां पे किसी और को नहीं मिलता था, तो फिर बिल्कुल। मैंने अपना ड्रॉप कर लिया, फिर मैं बेचती ही नहीं थी, अभी तक नहीं बेचती, ताकि क्योंकि दूसरों वो को दूसरों को रास्ता मिले, क्योंकि जब मैं सामने हूं तो वो नहीं करते। तो खुदा अच्छा रखे, और खुदा जिनकी डेथ हो गई है, खुदा उनको खुश रखे, और माहौल भी ऐसा था, मुशायरी भी कभी ऐसा भी होता था कि आबासीन आर्ट्स काउंसिल जो निश्तरहाल है उसमें एक मैं ही होती थी, वो शौक की सही। बात होती, तो लोग कहते खातून और हजरात। तो ये मुझे अभी याद आता है कि वो दीवानगी थी, अच्छा, दीवानगी थी कि, और वो जो एक साहब थे ना, एक दफा दो थे, तो उन्होंने कहा खवा दो, हाँ, और मैं अकेली होती थी। और ये कभी मैं बकायदा रिसर्च से कभी नहीं मैंने भागी, इतनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किए, बकायदा प्रेजेंटेशन की है, सवाल जवाब किया है, उर्दू हुँ, में हुँ, किए, ज्यादातर उर्दू में, पेपर्स मेरे उर्दू में होते थे, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे जाना होता था तो वो पश्तो में फिर नहीं होते थे। हुँ, तो हुँ, लाहौर और कराची और चाइना भी गई हूँ डेलीगेशन के साथ, जो हमारा था राइटर्स डेलीगेशन। तो सही। खुशकिस्मती है मेरी कि मैं आगे भी रही, और हुँ, इससे भी दूर रही कि कोई इसका हासिल होगा या मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिले, इससे बेपरवाह। जब तमगा हाँ। इम्तियाज मिला तो टीवी को देख रही, मैंने कहा हाय ये तो मेरा नाम आ रहा है, ये मेरा नाम है। फिर मैंने, एक नौकरानी मेरे साथ, मैंने कहा हाय ये तो मेरा नाम है, अब मैं किसके साथ शेयर करूं। फिर मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि किसने नाम भेजा है, कहाँ से हुआ है। तो उनकी मेहरबानी, जिन्होंने हाँ, ईमानदारी से वो लिया है, काम किया है, जी, हाँ, और उन्होंने एक्सेप्ट किया मुझे, वरना हाँ, मैं इस टाइप की नहीं हूँ कि मैं लोगों के पास जाऊं, ये करूं वो करूं। उन्हें अपने काम से काम रखती थी, किताब पब्लिश होती थी, उस पर खुश होती थी। और जब जवानी थी तब इनाम इनाम का भी शौक था, जब हाँ, मिच्योर हो गई फिर मैंने नहीं भेजे, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं रिसर्चर थी, सही, और फिर सही। टीचर भी थी, तो वो किस्मत की भी बात होती है। खुदा ने रास्ता बनाया। मैं आपको बताऊं,
वो ज़ियाउल हक का मार्शल था, और जी 80 में मैंने जॉब ज्वाइन किया था, जो मेरी उम्र 23 साल और 6 महीने थी। तो उस वक्त इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस, वहाँ से मेरा नाम रजिस्टर हुआ था, और आप यकीन करें 98 तक बाकायदा मैं अटेंड करती रही माशाल्लाह। उसी उसी कॉन्फ्रेंस से बाकायदा। फिर सही। हमारे अपने भी होते हैं सेमिनार, हाँ। ये बाड़ा गली में हमारे होते थे, तो सबको ऑर्गेनाइज भी करती थी, रियली बहुत टेंशन होती थी, हम्म। ऑर्गेनाइज भी करती थी, उसमें पेपर भी पढ़ती थी, सवाल जवाब भी करती थी, और बस वो थकती नहीं थी। अभी इतनी मैं थक गई हूँ, लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं जन्नत जाती हूँ, और नौ से ये आपको मैं खुशकिस्मती से मिल गई, वरना मैं लोगों में मिलती नहीं हूँ। मेरी खुशकिस्मती है। जैसे हाँ टीवी वाले और हाँ। अखबार वाले बाकायदा वो कहते हैं, हम आते हैं, कहते नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकती। ये मैं करती हूँ अलबत्ता, कि जो पेपर्स होते हैं अभी सुपीरियर सर्विसेज वाले, या कुछ ऐसे हो, या फिर थीसिस पीएचडी के हों, या हाँ फिर ये एकेडमी ऑफ थिएटर्स का भी था, कमाल फन अवार्ड, उसमें एज जज, एज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मेंबर होती हूँ, या जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं तकरीबन 2-3 की सेनेट और सिंडिकेट में हूँ। तो ये सही। चीजें अब जल्दी जल्दी नहीं होती ना, तो वो बिल्कुल। महीने बाद, 2 महीने, 6 महीने बाद, तो उसके लिए मैं वक्त देती हूँ। जो सही। सरकारी चीजें होती हैं हाँ उसमें जाती हूँ। लेकिन हाँ। ये कि बाद लोग कोशिश उनकी होती है कि हम इंटरव्यू करें, लेकिन अभी मैं कोई भी इंटरव्यू आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा इंटरव्यू दिया ही नहीं है कोई। हाँ। तो आप लोगों मेरी पे मेरी मेरी खुशकिस्मती है आप लोगों आप लोगों पे आप ट्विटर में भी मेरे साथ थी, तो ये बिल्कुल। है कि मैं खुश होती हूँ प्रैक्टिकल वर्क पे। अगर आपने हाँ। काम किया है तो आपको रियली देख के खुश होती हूँ। जो भी थैंक यू। बच्चियां हैं, जो भी खवातीन हैं, लेकिन ईमानदारी शर्त है कि बिल्कुल। ईमानदारी बिल्कुल। से काम करे, सही काम करे, ड्यूटी समझ के करे। तो उनके साथ हूँ, खवातीन को इनकरेज भी करती हूँ, बच्चियों को आगे जाने के लिए करते, बस यही मेरी ड्यूटी यही है। 10 हाँ। मैंने पीएचडी मेरे सुपरवाइज किए हैं, तो उसमें सही। तकरीबन ज्यादा बच्चियां थी, क्योंकि ये हैरेसमेंट का चक्कर होता है, तो 5 लड़कियां मेरे पास थी और 3-4 लड़के थे। तो उनकी गाइडेंस की और इतना वक्त दिया है कि रियली उनको, लड़कियां बच्चियां मेरे घर आती थी आफ्टर रिटायरमेंट, और लड़कों के लिए मैं वहां जाती। तो अभी भी पसंद करती हूँ रिसर्च सही। को, सही। लिटरेचर को, शायरी को, और सही। ऐसी चीजों को जो इनकलाब लाए, लोगों में चेंज आए, हाँ अच्छी प्रोग्रेसिव हो चीज़ जाए। वो लोग। जो रवायात है उसको छोड़े। अब जो बिल्कुल। जमाने के साथ हमें चलना है तो चलना हुँ, चाहिए। बिल्कुल। नहीं, हाँ आपने बड़ी जी। सही बात की। दूसरा आपने अपनी बातों में जो अहम बात की वो आज के नौजवान लोगों के लिए बहुत अहम है कि आपने कहा कि जब मैंने काम शुरू किया तो मैं काम करती गई, मैंने ये नहीं देखा कि मुझे कोई ना अवार्ड देखा मिले भी या नहीं। कोई। बिल्कुल, लेकिन ये है कि आपको मिला और आपको जेन्युइनली सही मिला क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन जी। इतनी थी। जो आज की जनरेशन है, ये चाहती है कि ये काम कम करे लेकिन उनका नाम ज़्यादा हो, तो ये ना इनको सीखना वो चाहिए। हाँ, जी। नहीं, ये मैं कहूंगी कि उनको इससे हटना चाहिए, क्योंकि जमाना बेहतरीन जज है। अब ये हाँ, नहीं है कि मैं किताब छापूं और मैं किसी के आज आज कोई गलत काम करे, चले मैं किसी कांटेक्ट भी कर लूंगी, कुछ मुझे मिल भी जाएगा। लेकिन जो हाँ। अंदर, मैं आपको बताऊं ना, कि जी, जी। अभी मैं लोगों से कहती हूँ कि मैं मुझ जैसा सेटिस्फाइड बंदा कोई नहीं है। वो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने माँ बाप की खिदमत की है, मैंने अपना काम ठीक ठाक ईमानदारी से किया है। मैं जब छोटी थी तो स्कूल जाती थी तो उसको ताला पड़ा होता था, तो यूं मुझे लगता था कि ये कोई फरिश्ता के खोलेगा कि क्या होगा, लेकिन मैं हाँ, टाइम से पहले पहुंच जाती। अब शादियों में जाती हूँ, आजकल की शादियां, तो वो 8 बजे लिखते हैं तो मैं 8 बजे जाती हूँ, सर पकड़ के बगैर खाने पीने के वापस आ जाती हूँ, क्योंकि हाँ। लोग जो है वो 10 बजे। और एक दफा ऐसा हुआ था कि किसी की शादी थी, मैंने कहा चले वो भी हमारी तरह कोई बंदा होगा। ये डॉक्टर शेर मोहम्मद खान जो है, आपकी तरफ का है सवात का, उसकी बेटी अच्छा। की शादी थी, उसने कार्ड भेजा था। जब मैं पहुंची, मैंने कहा छोड़े ये लोग 1 घंटा बाद में आते हैं। बहनों ने भी कहा कि 1 घंटा लोग लेट हाँ, जाते हैं, तुम टाइम पे जाती हो, फिर तक हार के आ जाती हो। तो मैंने हाँ। कहा चले मैं आज लेट जाती हूँ। जब मैं सही। लेट गई तो वो शादी खत्म हो गई थी। तो ऐसा भी होता सही है। है। हाँ। अच्छा।
कहीं जाना होता है रियली फंक्शन में हाँ या टीवी टॉक पे या रेडियो पे, आपके लिए मैं 7:30 आपके लिए हाँ मैं तैयार बैठी थी, हाँ, 7:30। बिल्कुल नहीं, बहुत और अच्छा लगा। हाँ कमिटमेंट मेरी ठीक ठाक, टाइमिंग हाँ की पाबंदी, अपनी ड्यूटी, ये सारी जिंदगी मैंने यही किया है। और मेरे ख्याल में 100% कामयाबी का राज इसी में है बिल्कुल कि बिल्कुल बंदा बिल्कुल। बंदा लूज ना हो कि मैंने हाँ ये काम कल पर छोड़ दूं या ना करूं या टाइम पे ना उठूं या टाइम पे। यहाँ पे मैं आपको बताऊं ना, अब मेरी रिटायरमेंट हो चुकी है, मुझे जी कहीं जाना वाना नहीं है, सही। लेकिन मेरे घर में 7:30 बजे सफाई होती है और उसके बाद 10-11 बजे खाना बन जाता है। ठीक 12 बजे मैं खाती हूँ और नमाज पढ़ के फिर एक नहीं 2 से 4 बजे तक मुकम्मल तौर पे मैं सोती हूँ। उसके बाद मैं 5:30 बजे चाय पीती हूँ, फिर मैं डिनर 7:30। माशाल्लाह, आपका ये कितना मेरा डिसिप्लिन काम है। कितना डिसिप्लिन है और लोग माशाल्लाह इसमें। मुझसे, जो लोग मेरे पास होते हैं वो मुझसे तंग हो जाते हैं, ये मेरे नौकर होते हैं जो मेरी बात मानते हैं। और जो बहन भाई होते हैं वो कहते हैं इससे तंग है जो बच्चा सोया होता है उसके पास बार बार जाती हूँ, ये कब उठेगा, हाँ ये क्या करता है, ये कब उठेगा, ये पढ़ेगा कब, ये तो यही चीज है। और ये माँ बाप से सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी जो बिल्कुल है तो बिल्कुल। बच्चियों को ये गम नहीं है घर का डिसिप्लिन कैसे होगा, खाना क्या कौन बनाएगा। अब माओ के हाथ से खाती है, पराए घर जाती है तो फिर उनको चलता करती है कि ये काम की नहीं है। मैं कहती हूँ कि साइड एजुकेशन भी हो, बच्चियां पढ़े भी, लड़के भी काम करे। अब हाथ बिठाए अपनी बीवी के, या ये कि काम एजुकेशन के साथ कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो आपके साथ। मटीरियलिस्टिक चीजें हैं। अब डॉक्टर हाँ बन जाए, अब आपको मैं बताऊं ना, माशरे में जो बात चली है कि जी जो जी। भी चाहता है बहू बहू हाँ डॉक्टर हो, क्यों डॉक्टर हो, हाँ सुबह भी क्लिनिक जाए, सुबह शाम को भी जाए, तो पैसों हाँ का चक्कर है। तो ये कि बेचारियों को न खुशी मिलती है, न बिल्कुल उसको बच्चों को खुशी मिलती है, और सही है। कुछ भी नहीं मिलता। बस ये कि वो मशीन है, वो कमाए, हम्म, और अभी आदमी भी बेकार हो गए हैं क्योंकि वो जो बिल्कुल खवातीन कमा रही है। सही। तो आप बड़ी बड़ी खूबसूरत तरीके से आप बड़ी अहम अहम मसाइल की तरफ निशानदेही करती हैं, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी अंदाजा होना चाहिए कि ये जो बातें हैं, इसी से एक घर जो है वो बन सकता है, इसी से घर बिगड़ सकता है, और फिर घर अच्छा नहीं होगा तो माशरा भी अच्छा नहीं होगा। आपने खुद माशरा बात अच्छा की। नहीं होता। बिल्कुल, ये जो इस वक्त इतना लोगों में खौफ है, या लोगों में इतना ये बेचैनी है, हालांकि बिल्कुल हर से कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाँ नफरत है और घर का दरवाजे बंद है, हाँ मोहब्बत से नहीं है। तो बिल्कुल ये अटैचमेंट की भी बात वो सिखाते नहीं है ना, वो माँ बाप को हाँ कोई परवाह नहीं है। अगर वो, अब ये ना छोटी बच्चियां जो है या बच्चे जो हैं, वो कंप्यूटर पे क्या देख रहे हैं उनको चेक करो, वो हाँ क्या करते हैं। अगर बिल्कुल ये बस की बात होती है ना कि उसको जी चेक करो, बच्चों को सही तरबियत करो। माँ को डांटना जरूर चाहिए, बाप को उनको उन पे चेक रखनी चाहिए। अब माँ बिल्कुल बाप जो है ना आपस में वो मियाँ मिट्टू क्या उसको कहते हैं, बूढ़े एज में भी बन गए हैं कि जो चेक नहीं करते। हम सॉरी टू से, क्योंकि हाँ वो जरा कुछ ज्यादा ही मोहब्बतें होने लगी। तो ना सास ससुर की फिक्र है, चलो वो कह रहे, वो तो बेचारे माँ तो बदनसीब होती है कि वो बेटों को पैदा करती है। लेकिन हाँ ये कि जो जो अपनी बच्चियां हैं उनको चेक करो वो किस तरफ जा रहे हैं। अब इतनी हम्म धोखेबाजी, हम तो यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं ना, हाँ यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में वो, अब मैं रियली बात करती हूँ, वो शटल का लड़की बुर्का पहन के गांव से आती थी, उसको हाँ लपेट के लिपस्टिक हाँ लगा के कपड़े बना के वो ऊपर जाती थी। अब ये भी ठीक है कि माँ बाप कब तक रहे, लेकिन ये कि उनको स्ट्रिक्टली पाबंद बनाए। हाँ स्ट्रिक्टली हॉस्टलों में वार्डनों का काम है किस तरह कंट्रोल करे, टीचर का काम है क्लास से कहीं। अब मैं आपको बताऊं ना किस्सा, कोई अब नाम मैं नहीं ले सकती, हमारी तरफ आपकी तरफ में कोई बच्ची थी, तो आके मुझे कही मैं बड़े गुस्से वाली हूँ और मुझे कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो इस मामले में लड़की आई, मुझे कहती है कि फलानी जगह पे हमारा अपना इदारा था कि वहां पे लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपना मोबाइल नंबर पकड़ा दिया।
تو میں غصے میں گئی اور لڑکے کو میں نے ہٹا دیا نوکری سے, اور پھر لڑکی کو میں نے بلایا کہ بچی آ جاؤ, یہ جو تم نے جو کیا زمر سوائی پازیب چن چن کر کے جو تو پھرتی ہے, اور یہ جو ہاف سلیوز کر کے, چلو ہم چادریں لیتے ہیں یوں کرتے ہیں نا, تو اس نے یوں کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا جو وہ ایک نہیں تھا, ابھی 10 اور تیرے پیچھے آئیں گے. اور اوپر سے مزے کی بات یہ تھی کہ ڈانپا ہوا منہ. تو میں نے کہا وہ اب لوگوں کو بھی اتنی اشتعال نہ دلاؤ کہ ٹھیک ٹھاک ٹھیک راستے پہ چلو, اپنا ایجوکیشن مکمل کرو, ٹھیک ہے اپنے لیے کچھ کسی کو ڈھونڈتے ہو وہ بھی ٹھیک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی مل جائے ہم خیال ہو, یا پھر یہ ہے کہ شریف بندہ ہو کوئی مل جائے, اسی طاق میں ہو, اسی شکاری ڈھونڈنا ہے, چلو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس حد تک نہ جاؤ, اس حد تک نہ گرو کہ وہ اوپر سے پرابلم ہو جائے نا. بالکل. تو یہی چیزیں ہے کہ اب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں کی منگنیاں بھی ہو چکی ہوتی ہے, اوروں کے ساتھ چلتی پھرتی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, خود سے دیکھے, منع بھی کیا ہے, کمیٹیاں بھی بنی ہے. تو اب یہ ہراسمنٹ کی کیسز جب آتے ہیں تو دل بڑا دکھتا ہے. اور یہی میں کہتی ہوں ابھی تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو سیمسٹر سسٹم ہے تو اس کے پیپر جو ہے ابھی جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں نا اس سیمسٹر میں, اب ٹیچر کو بھاگ گیا کوئی تو وہ آگے چلا گیا. میں خود بھی ٹیچر ہوں اور میں نے کبھی ایسا نہیں کیا, لیکن یہ کبھی لوگ کر رہے ہیں. تو ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ایچ ای سی نے کہ ابھی جو سیمسٹر سسٹم میں جو پیپرز ہوں گے تو وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جائیں گے. تو وہ جو منظوری نظر لوگ ہوتے ہیں نالائق, تو وہ آگے نہیں آئیں گے. اور جو آپ کے ادارے بیٹھ جاتے ہیں, ادارے جو بیٹھ جاتے ہیں, جو آپ کا ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ کہ ناکام نااہل نالائق لوگ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ تباہ ہو رہا ہے. خدا کرے کہ اچھے. مجھے کسی نے کبھی ایک فون کیا کسی کی سفارش کے لیے, جب میں 12 ایئرز میں ڈائریکٹرس رہی, میں نے کہا, انہوں نے کہا فلانے کے لے لو, میں نے کہا نہیں لیتی. پھر مجھے ڈر لگا کہ وہی از منسٹر آف 4 محکموں کا. پھر میں نے سوچا, پھر میں نے کہا دفعہ کرو, نے کہا یہ کروں گا وہ کروں گا, جو بھی کرو کرو, میں نے نہیں لینا, میں جانتی ہوں اس بندے کو. تو پھر ایسی چیزیں, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو ریئلی میں نے چیلنجز فیس کیے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ نالائق لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. تو یہ پشتو اکیڈمی بہت بڑا ادارہ ہے, یہ میری زندگی میں سب سے بڑی ٹریجڈی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کو ایک صاحب بڑا آدمی تھا, اس نے اس کو بھی ختم کر دیا اور مجھے بھی ہٹا دیا. تو میں نے کہا میرا تو کوئی کام نہیں ہے, میں فل پروفیسر ہوں, کہیں بھی جا سکتی ہوں, کہیں بھی رہ سکتی ہوں. لیکن اس میں پھر میں نے مقدمہ کیا, کورٹ گئی, اور یہ لطیف افریدی صاحب خدا اس کو اچھا رکھے, اس نے مقدمہ کروایا. پھر میں وہ جیت گئی, وہ پشتو اکیڈمی بحال ہو گئی. یہ این پی والوں نے میرا ساتھ دیا تھا, خدا خوش رکھے ان ساروں کو. تو ایسا بھی تھا کہ وہ چیلنجز, بندہ جھوٹا نہ ہو, کمزور نہ ہو, کیریکٹر ہو, تو وہ ایسی چیزیں بھی وہ چیلنج. تو آپ کو بتاؤ 17 اس نے مرج کیے تھے ادارے, اور ایک پشتو اکیڈمی بحال ہو گئی کیونکہ میں پیچھے ہٹی نہیں. اور اس نے جو غلط کام کیا تھا آفٹر 5 ایئرز پھر وہ سارے بحال ہو گئے. تو 5 سالوں میں پھر ہم نے بہت کام بھی کیا تھا. تو میرے جب میں ڈائریکٹرس رہی تو اس وقت پبلیکیشن پشتو اکیڈمی کی بہت زیادہ آئی, اور یہ میں نے میوزیم بھی بنایا. اس کے ساتھ جو ہمارا جرنل تھا, ریسرچ جرنل, وہ ایچ ای سی سے ریکگنائز کروایا. یہ پشتون کلچر پہ 40 پروجیکٹس with collaboration of لوک ورثہ, 40 پروجیکٹس ان کے ساتھ شراکت پہ میری سپرویژن میں ہوئے. اور ان ساروں میں اب میں ذکر کرتی ہوں, چلے فیس بک پہ بات ہے, تو جو میوزیم بنایا, جو 40 پروجیکٹ کے جتنی سال بھی رہی ہوں, نہ اکیڈمی کا پیٹرول یوز کیا, نہ ادارے کا کوئی چیز میں نے استعمال ہی نہیں کی. اور جو اپنے ایز ڈائریکٹر, ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر, ایز سپروائزر, جو اپنے انہوں نے جو لم سم میرے لیے رکھے تھے اس کو ہینڈ اوور کیا, اس پہ فرنیچر خریدا, اس پہ جو ریٹرن دیا کہ اس میں سے میں کوئی ایک پیسہ نہیں لوں گی, جو میری لیگل رائٹس تھی.
तो बंदे को बिल्कुल जहाँ पे रहता है उसका ख्याल रखना चाहिए। अब मेरे जी साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रहे। फिर वो जो एकेडमी बहाल हुई, फिर हम्म मुझे तीसरी दफा डायरेक्टर्स हम्म बनाया। उस आदमी ने जिसने मुझे हम्म हटाया था, उसने कहा तुम सारे लोग हम्म झूठे हो, ये तो अच्छी है खातून, अपने पैसे भी नहीं लेती, ये हम्म, रिकॉर्ड पे है, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। तो ये कि सही मैं अपनी सही तारीफ नहीं करती, लेकिन लोगों के लिए मेरी जरूर ये एडवाइस और ये मैसेज है कि हम्म मेहरबानी करके जो काम दिया जाए वक्त पे करे वो वक्त और पे करें ईमानदारी से करे, तो इसका ये खुदा भी देता है रिवॉर्ड। और ये दुनिया अंधी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया देखती बिल्कुल है और वो बिल्कुल सच का साथ देती है। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहिबा जी आप ये है देखिए, जितना आपने काम किया है आप ये ना कहें कि मैंने कुछ नहीं किया। आपने जितना काम किया वो बहुत बड़ा काम है और बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आपने किया है और आपने दूसरों के लिए बेंचमार्क सेट किए हैं, टारगेट सेट किए हैं कि लोग आए और आपके काम को फॉलो करें, उससे सीखें। तो आपकी बहुत जी बड़ी जी जी कंट्रीब्यूशन, हम सब आपके मशहूर हैं क्योंकि आपने बहुत खिदमत की है पश्तो लिटरेचर के अंदर रहते हुए। मैं आपका टाइम भी बहुत ज्यादा अभी ले लिया, तकरीबन 1 घंटा मैंने आपके ले लिया और आपसे बात करके मेरी ये भी खुशकिस्मती है कि आप कहीं भी आजकल नहीं जाते इंटरव्यू वगैरह के लिए, आपने मुझे टाइम भी दिया और फिर ये भी एक मौका दिया मुझे, मैं आपकी मशहूर हूँ। मैं चाहती मैं हूँ आखिर आपकी में थोड़ा सा आप जी 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 हाँ मैं मैं चाहती हूँ चाह रही आखिर थी कि आपके जी जी साथ कभी ना कभी कोई मुलाकात हो जाए, तो ये अच्छी बात है कि आप मुझे मिली हाँ और आपने बिल्कुल रिक्वेस्ट किया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आप अभी आप अपना क्वेश्चन करें। हाँ, थैंक यू। जी बहुत जी शुक्रिया आपका। मेरी भी बड़ी खुशकिस्मती है आप जैसी शख्सियत के साथ बात करने का। हालाँकि आप मैं और आप बड़े अरसे से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जी फेसबुक पे जी राब्ते में रहती थी और आपने हमेशा जी मेरी बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये है कि आप हर उस बंदे को सपोर्ट करती हैं कि जो आपको लगता है कि माशरे के लिए जी कोई जी अपना किरदार अदा कोई करता है। काम आप कोई जैसे किरदार जी जी बिल्कुल। जी तो आप लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपकी रहनुमाई की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे रोल मॉडल भी हो, हमारे रहनुमा भी हो, आप हमारी रहनुमाई करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम आखिर में आप मुझे ये बताएँ कि जो आजकल की जो हमारी ये जो यंग जनरेशन है, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं और जो ख़वातीन हैं, आपकी जो ज़िंदगी का तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पे आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों को अपने मतलब कैसे बेहतर तरीके से, बैलेंस तरीके से लेके चल सकते हैं। जिस तरह की ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन है कि आज भी आप अपने डिसिप्लिन को अपनाया हुआ है। हालाँकि लोग रिटायरमेंट के बाद शायद लोग ये कहें कि जी आप ईज़ी हो जाते हैं, लेकिन आप आज भी डिसिप्लिन्ड है और आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है। तो ये आपने कैसे किया है? मतलब आप कौन से टिप्स हैं, कौन से मशवरे हैं जो आप हमें देना चाहती हैं, आज के जनरेशन को देना चाहते हैं कि वो उसको फ़ॉलो करें ताकि वो भी कामयाब आपकी तरह एक कामयाब इंसान बन जाए? बस ये कि काम से चोरी या बददियानती या माँ बाप को धोखा देना या उस्ताद को धोखा देना या शॉर्टकट, जिंदगी में कोई शॉर्टकट होता नहीं है। अगर बिल्कुल, होता है तो उसका डाउनफॉल होता है। तो मेहनत, मुतालिया, मेहनत बहुत जरूरी है। बहुत टाइम वेस्ट करना गैर जरूरी। अगर अभी मैं फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे हूँ, लेकिन मैं किताब बकायदा पढ़ती हूँ। जो मुझे हुँ, मजा किताब में आता है, तो उस वक्त अगर मेरे पास फेसबुक और ट्विटर वगैरह ना हो, तो मैं उस हुँ, किताब में बहुत खुश होती हूँ, बशर्ते वो मेरी अपनी अपने ज़ौक़ के मुतालिक हो। जैसे मैं पश्तून कल्चर पे लोगों की बुक्स पढ़ती हूँ या फिर रिसर्च किताबें पढ़ती हूँ। हुँ, अभी तो वो अफ़साने वगैरह ये चीज़ें नहीं पढ़ सकती, लेकिन रिसर्च में ज़्यादा क्रिटिसिज़्म और रिसर्च ये मैं पढ़ती हूँ। लेकिन ये है कि बड़ों का एहतराम ज़रूरी है, उनको बिल्कुल, फ़ॉलो करना ज़रूरी है और ये बिल्कुल, शॉर्टकट लेना ज़रूरी नहीं, क्योंकि शॉर्टकट पे लोग गिर जाते हैं। जो अपनी मेहनत से गए होते हैं, उनका आप इंटरव्यू करें जो शॉर्टकट लेके गए होते हैं। आप और बिल्कुल, जिनके पास नॉलेज होगा तो वो बोलेगा, जो नहीं होगा तो ये रिश्वत और सिफारिशों पे अगर किसी कुर्सी पे आ जाए, तो इस हुँ, इदारे ने बैठ जाना है, खत्म हो जाना बिल्कुल, है। तो ये बिल्कुल, यही मेरी एडवाइस है कि ईमानदार रहे, लोगों बिल्कुल, के साथ अच्छा करे, वॉलंटियर रहे, सोशल बिल्कुल, वर्क करे, लोगों के काम आए। तो ये यही जिंदगी है। जो बुनियादी तौर पे अगर मैं इस एज में सेटिस्फेक्शन लोग चाहते हैं, तो वो हाँ, अपने कोई गुनाह का गुनाह की कोई चीज
یا جو کسی چیز کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں وہ نہ چھوڑے کہ ان کو بعد میں گلٹ فیل ہوتا ہے، کیونکہ باقی لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ گلٹ مجھے فیل ہوگا، وہ ساری زندگی فیل ہوگا، اس میں مطمئن بندہ نہیں ہوتا، نہ خوش ہوتا ہے. تو ایماندار رہے، ٹائم کی پابندی کرے، بڑوں کا احترام کرے، جو چیز غلط ہے اگر وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے اس کو اوپر لائے. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر خاتون ہے، اگر بچہ ہے، اگر آدمی ہے. یہ جو مدرسوں میں ہو رہا ہے نا، ان لوگوں کو ماں باپ کو پوچھنا چاہیے. اب 10 وہ پیدا کر رہے ہیں، 5 اس کو خدا کے نام پہ دے دیتے ہیں، 5 یہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کا یہی انجام ہونا ہوتا ہے. تو یہ کہ سوسائٹی میں میری ڈیوٹی ہے میں چیک کروں اپنے 10-15 لوگوں کو، آپ کی ڈیوٹی ہے آپ چیک کریں اپنے حلقے میں. بالکل. تو اس میں اگر برائی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو ٹھیک کرو. یہ چیز ہے. تو ابھی جو مجھے غم ہے تو وہ زیادہ تر وہ پاپولیشن کا ہے اور غربت کا ہے، کہ جو ہمارے جو جنریشن پیدا ہو رہی ہے تو بہت برے حالت میں. ایجوکیشن یہ آپ کے حکومتوں نے اتنی مہنگی کر دی کہ عام آدمی کا ایکسیس یہاں تک نہیں ہوتا. تو غریب آدمی نہیں پڑھے گا تو اویئرنیس نہیں آئے گی، اور یہ جہالت ہوگی، یہی غربت ہوگی. وہی 15-12 سال کی لڑکیاں 60 سال کی کے آدمیوں کے ساتھ شادیاں ان کی ہوگی، اور یہ وڈیرے سارے آئیں گے اور یہی کچھ ہوگا. تو اب اتنا کرے یہ عمران خان ہے یا جو بھی ہے حکومت میں، خدا کے لیے کہ وہ ایکول ایجوکیشن سسٹم لائے اور میٹرک تک فری ایجوکیشن کرے. اگر اردو اسکول میں کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تو اسے باہر کے ملکوں میں 12 گریڈ تک فری ہے ایجوکیشن. تو اس میں جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر اپنے لیے راستہ چنتے ہیں. تو اب یہ کہ اگر باہر خود بھی رہ چکا ہے، اس کے بچے بھی وہاں پڑھ رہے ہیں، تو اس کو یہاں پہ توجہ دینا چاہیے، صحت پہ بھی، اور اس پہ ہر کسی کو سیکیورٹی ہو. بندے کی سٹیزن شپ جس کو کہتے ہیں وہ ضروری ہے. تو خدا کرے ایسا کوئی انقلاب آئے کہ ہم بھی سیٹسفائیڈ ہو اور یہ لوگ بھی خوش ہوں. تو بس یہی میری دعا بھی ہے اور یہ میری ایڈوائس بھی ہے. لیکن بچوں کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو آپس میں ذرا محبتیں کم کر کے اپنے بچوں کو توجہ دے دے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ جی، میں خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کے. تھینک یو جی. یہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آئندہ بھی. تھینک یو جی. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو.